we're doing the chapter Who Am I? What Am I? Okay. So in this chapter we will learn about self, that is I. Okay, what is self according to Indian tradition and Western tradition? So I or self according to Charvaka Darshana is because Charvaka is materialistic. Charvaka एक materialist है ना, तो वो बोलते कि he rejects the existence of consciousness or non-material substance independent from the material body. यानी कि चारवाका ये बोलते हैं कि एक ऐसे ऑब्जेक्ट ही एग्जिस्ट नहीं करते हैं जो बॉडी से सेपरेट हो. वो सोल में बिलीव करते हैं. ओके, सोल है वो उसमें बिलीव करते हैं, लेकिन ये बोलते हैं कि बॉडी ही सोल है. बॉडी एंड सोल सेपरेट नहीं है, बॉडी ही सोल है. ओके, चारवाका का दर्शन के हिसाब से हु एम आई का आंसर क्या हुआ? चारवाका के हिसाब से हु एम आई एम व्हाट आई एम. ओके, यानी कि मैं जो हूँ मैं वही हूँ, सेपरेट कुछ नहीं है. बॉडी एंड सोल सेपरेट नहीं है, तो मैं जो हूँ मैं वही हूँ. ठीक है, वो है चारवाका दर्शन. जैन दर्शन के हिसाब से हर चीज में सोल है. अगर हम लोग जैनिज्म का कुछ स्टडी करें, वो लोग चप्पल नहीं पहनते. क्यों? क्योंकि जो एंट्स रहते हैं उनको सबको मारना नहीं चाहिए, इसीलिए वो चप्पल भी नहीं पहनते. ऐसे जैना दर्शन है. जैन दर्शन बिलीव करते कि हर चीज में सोल है, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो. हर चीज के अंदर एक सोल है. प्लांट्स में, एनिमल्स में, टेबल चेयर, हर चीज में सोल है. लेकिन वो ऐसे सोल है तो फिर जब भी टेबल में सोल है बोलेगा तो टेबल हम लोग कट करके सब बना, वुड को कट करके सब बनाते हैं ना, तो फिर हम लोग उसे ये कर रहे हैं ना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, हर्ट कर रहे हैं ना, सोल को हर्ट कर रहे हैं जैसे हो गया. तो जैन दर्शन के हिसाब से दो टाइप है सोल का. पहले कैटेगरी है लिविंग एंड नॉन लिविंग. उसके बाद उसको वापस उसने कैटेगराइज किया. वो जो लिबरेटेड सोल है एंड ट्रांसमिटिंग सोल. लिबरेटेड सोल वो सोल है जिसको मोक्ष मिल गया. ओके, यानी कि जब वो सोल ये दुनिया में जी रहा था तब वो एक परफेक्ट लाइफ जी रहा था. बस दैट सोल हैज लिव्ड अ परफेक्ट लाइफ, बहुत अच्छा जिंदगी जी है, तो इसीलिए वो लिबरेटेड यानी कि उसको मोक्ष मिल गया. ओके, एंड सेकेंड टाइप है लिबरेटेड में ही. फर्स्ट टाइप है कि परफेक्ट लाइफ जीने वाला, और सेकेंड है त्रितंकर यानी कि आर्थर. मीनिंग पता नहीं मेरे को. बोलो कि अच्छा लाइफ जिया, सब ड्यूटीज उसने फुलफिल कर दिया, तो वो उसको मोक्ष मिल गया. सेकेंड कैटेगरी है जो ट्रांसमिटिंग सोल है, यानी कि जो सोल यहाँ घूमते रहते हैं, ये वर्ल्ड में घूमते रहते हैं जो सोल. वो सोल में भी दो कैटेगरी है. जो सोल मूव कर सकते हैं और जो सोल मूव नहीं कर सकते, यानी कि मोबाइल एंड इमोबाइल. मोबाइल यानी कि मूवमेंट होते हैं. तो मोबाइल एंड इमोबाइल वो दो टाइप ऑफ सोल्स हैं जो ये दुनिया में है. तो मोबाइल सोल्स क्या हुआ, यानी कि जो सोल्स मूव कर सकते हैं उसके भी कैटेगरीज हैं. दो सेंसेस जो जो कैटेगरीज है, फिर तीन सेंसेस, 4 एंड 5. 5 सेंसेस है ना टोटल में. साइट, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच, ये 5 सेंसेस है ना. तो बोलते ये 4 टाइप का सोल्स है. फर्स्ट टाइप जिसके पास सिर्फ 2 सेंस है, यानी कि सिर्फ टच एंड टेस्ट कर सकते हैं, वो होते हैं वर्म्स. वर्म्स उसका एग्जाम्पल होते हैं वर्म्स. वर्म्स यानी कि कैसे समझाओ, जो भी जीव जंतु है ना, जो बारिश के समय वर्म्स आते हैं ना, अर्थ वर्म्स सब आते हैं ना, उसको वर्म्स बोलते हैं. ठीक है, जो बारिश के समय जो कीड़े मकोड़े रहते हैं ना. हाँ संकेत बोलो. वो 5 कौन से थे वो? ये सेंसेस, साइट, साइट यानी कि देखना. हाँ. सेकंड सुनना, हियरिंग. ओके, सुनना. फिर टेस्ट, टेस्ट, टच एंड स्मेल. ये 5 सेंसेस है ना हम लोग का बॉडी का. हाँ. ओके, तो जीवा दर्शना बोलते कि 4 टाइप ऑफ सोल्स है जो मूव कर सकते हैं. फर्स्ट टाइप ऑफ सोल ये है जो 2 सेंसेस है, यानी कि सिर्फ टच एंड टेस्ट. ओके, सिर्फ टच एंड टेस्ट कर सकते, वो एक सोल है. तो अगर रीबर्थ हुआ तो ये जो सोल है वो वर्म बन के आएगा.
ठीक है, वर्म जो बारिश के समय जो अर्थवर्म कीड़े मकोड़े सब होते हैं ना, उसको। सेकंड है जिसके पास 3 सेंस है, टच, टेस्ट एंड स्मेल। ओके, 3 चीजें कर सकते हैं ये सोल, टच कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं और स्मेल कर सकते हैं। तो ये जो मूंगी सब रहते हैं या फिर जो कीड़े जो प्लांट्स के ऊपर बैठते हैं ना, वो सब ये कैटेगरी में आते हैं। फिर फोर्थ वाला है, फोर्थ सेंस है और तीसरा कैटेगरी है जिसके पास 4 सेंसेस है। जो सोल 4 चीज सेंस कर सकते हैं, जो सोल टच कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं और देख सकते हैं। ओके, तो इसमें आ जाते हैं स्पाइडर, फिर जो हनी बी या फिर जो भी चीजें फ्लाई करते हैं ना, वो सब ये कैटेगरी में आते हैं। और लास्ट वाला है जो पूरा 5 सेंसेस रहते हैं, टच, टेस्ट, स्मेल, साइट, साउंड। तो वो होते काउ, हॉर्स, ह्यूमंस, जो भी ह्यूमंस एंड एनिमल्स, वो ये कैटेगरी में आते हैं। ओके, ये समझ रहे हो? हार्ड है? नहीं। समझ रहे हो ना? हाँ। 4 टाइप ऑफ सोल है जो मूव कर सकते हैं। फर्स्ट टाइप है जिसके जो सिर्फ 2 सेंसेस है, फिर 3 सेंस, फिर 4 सेंस और 5 सेंस। पूरा 5 सेंस वाला हम लोग है, ह्यूमंस, जो मूव कर सकते हैं। ओके, वर्म्स को दिखाई नहीं देते हैं, उसको सुनाई नहीं देते हैं और उसको स्मेल करने नहीं होते, राइट? जो कीड़े मकोड़े जो जमीन में बारिश के समय जाते हैं, उसको ये सब नहीं रहते। फिर जो एंट है वो सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन बाकी सब कर सकते हैं, राइट? फिर जो स्पाइडर्स और हनी भी सब, हनी भी देख सकते हैं ना। अगर हम लोग ने हनी कोम में जाके हाथ कुछ लगाया, आ जाते हैं ना काटने के लिए हम लोग को, तो वो देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, क्योंकि उसको फ्लावर्स का स्मेल आते तभी हनी भी वहां जाते हैं। टेस्ट कर सकते हैं, हनी हनी टेस्ट कर सकते हैं और टच कर सकते हैं। ओके, फिर हम लोग है जो सब कुछ कर सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं, स्मेल भी कर सकते हैं, सुनाई भी देते हैं और दिखाई भी देते हैं। वो हम लोग ह्यूमंस की कैटेगरी में या फिर एनिमल्स की कैटेगरी में, जो घोड़े सब है वो सब ये कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इमोबाइल, यानी कि वो सोल जो मूव नहीं कर सकते। ओके, मूव नहीं कर सकते यानी कि जिसके पास सिर्फ एक ही सेंस है। कौन सा सेंस है वो नहीं बताया, बट सिर्फ एक ही सेंस है। तो ये अर्थ, वाटर, फायर, एयर, प्लांट्स, ये सब इमोबाइल में आते हैं। ये सब का सोल इमोबाइल में आते हैं। ओके, अर्थ का कौन सा सेंस है, किसको नहीं? अर्थ से स्मेल आते हैं, राइट? वाटर से टेस्ट, फायर से कलर, तो लेकिन हम लोग फायर देख सकते हैं। ओके, एयर हम लोग फील कर सकते हैं, यानी कि टच का उसमें आते हैं। और प्लांट सुन नहीं सकते लेकिन मूव नहीं करते, वो स्टेबल रहते हैं। देख भी सकते प्लांट्स देख सकते हैं? नहीं। कंफ्यूजिंग है। हाँ, लेकिन बोल सकते हैं। हाँ, प्लांट्स देख सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब भी वो सनफ्लावर देखा कभी, वो जो भी सन है उसके डायरेक्शन में मूव होते हैं ना, तो ऐसे बोल सकते हैं कि प्लांट्स देख सकते हैं, लेकिन प्रूफ नहीं है, लेकिन बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये है जीव दर्शन का। तो जीव दर्शन के हिसाब से द जीवा इटसेल्फ इज द नोअर एंड द डूअर एंड द एंजॉयर, यानी कि जो सोल है वो ही सब कुछ जानता है, वो ही सब कुछ करता है और वो ही खुद का जो भी वो करते हैं वो खुद ही एंजॉय करते हैं। यानी कि एक जोक बोले तो खुद ही वो हंसते हैं। तो ऐसे, तो नोअर, डूअर एंड एंजॉयर इज जीवा। When Jiva has the potentiality to attain infinite knowledge, infinite faith, infinite power and infinite bliss. यानी कि हर जीवा को एक लिमिटलेस, बिना एक लिमिट के नॉलेज, एक लिमिटलेस फेथ, इनफाइनाइट यानी कि लिमिटलेस। कितना नंबर्स है ये दुनिया में बोल नहीं सकते, इनफाइनाइट बोलते हैं ना नंबर्स। ओके, तो वैसे उतना इंफिनिटी में हम लोग को नॉलेज, फेथ, पावर और ब्लिस मिल सकते हैं जीवा को। ठीक है, द मटेरियल बॉडी इज फॉर्म्ड फ्रॉम द माइन्यूट particle of matter which is known as Pudgala. In Jaina Darshana, Pudgala means particles or atoms that can be combined or disintegrated.
उद्गला ऐसे रहते हैं, जो सोल है जीवा के हिसाब से, जैन दर्शन के हिसाब से जो सोल है वो एक पार्टिकल से बना है, स्टिकी पार्टिकल, एक दूसरे के साथ चिपकते रहते हैं। मेरे को नहीं पता, तुम लोग ने कभी ग्लू ग्लू गम है ना, गम को हाथ में लगाते और हाथ को ऐसे रखते तो चिपकते ना हाथ, उसके बाद ऐसे सेपरेट कर सकते हैं हम लोग उसको। हाँ। ऐसे नहीं है कि फॉरएवर चिपक गया, फेविक्विक नहीं लगाना कभी भी, फेविकॉल लगाना, ठीक है। तो चिपकते फिर हम लोग निकाल सकते हैं ना। तो जैना के हिसाब से ये जो सोल है वो भी ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल से बना है जो हम लोग जोड़ सकते हैं या फिर निकाल सकते हैं। वैसे consciousness exists in each of these particles of the body. Until the perfection is achieved, the soul remains bound with the matter. जब तक हम लोग परफेक्शन यानी कि जब तक हम लोग एक बहुत अच्छा लाइफ नहीं जी लेते हैं, तब तक ये जो सोल है ना वो बॉडी के साथ चिपका रहेगा, तो बॉडी छोड़ के नहीं जाएगा, या फिर ये वर्ल्ड के साथ चिपका रहेगा। तो मोक्ष मिलने के लिए हम लोग एक परफेक्ट लाइफ जीना होगा। ओके, वो जैना के हिसाब से। Jainas believe that faith, knowledge and character are essential in order to get liberated from the cycle of rebirth. The Jaina answers to this question, who am I, is that I am the soul that can attain infinite wisdom, faith, power and bliss or liberation. तो जैना के हिसाब से ये who am I का क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? I am the soul that can attain infinite wisdom, faith, पावर एंड ब्लिस और लिबरेशन। यानी कि मैं एक ऐसा चीज हूँ जो बहुत नॉलेज अटेन कर सकते हैं, बहुत फेथ है, जिसके पास बहुत सारा पावर है, और वो मोक्ष यानी कि वर्ल्ड से अलग हो सकते हैं, खुद को अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं बौद्ध दर्शन। द स्कूल दैट रिजेक्ट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल इन द इंडियन ट्रेडिशन इज बुद्धिज्म। बुद्धिज्म बोलते हैं कि सोल एग्जिस्ट ही नहीं करते। ओके, बौद्ध दर्शन के हिसाब से सोल एग्जिस्ट नहीं करते। बुद्धिज्म डज नॉट बिलीव इन एनी काइंड ऑफ परमानेंट इटर्नल सब्सटेंस। They believe that impermanence is the essential nature of sattva or reality. I or self. This position implies that the self is constantly changing. There is nothing in us which is constant from birth to death. We are different every moment. तो जो बौद्ध दर्शन है वो चेंज में बिलीव करते हैं, हर चीज चेंज होते रहते हैं, कुछ भी चीज ये वर्ल्ड में परमानेंट नहीं है। खुशी हो, दुखी हो, लाइफ हो, कुछ भी परमानेंट नहीं है, तो इसीलिए हर चीज चेंज होते रहते हैं। तो वो बोलते कि अगर हर चीज चेंज होते रहते हैं तो फिर हम लोग कैसे बोल सकते कि एक ऐसे चीज एग्जिस्ट करते हैं जिसको हम सोल बुलाते हैं, वो कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं? जब भी हर चीज चेंज होते हैं तो सोल कैसे हम लोग फॉरएवर इमॉर्टल है, का परमानेंट है, कैसे बोल सकते? वो बोलते हैं बौद्ध दर्शन। ठीक है, नेक्स्ट है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन में बोला है सेल्फ मीन्स सोल। जो सेल्फ है उसका मतलब ही सोल हुआ। इट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द बॉडी, माइंड एंड इंटेलेक्ट। सांख्य दर्शन के हिसाब से जो सेल्फ है वो सोल है, यानी कि हु एम आई का आंसर यानी कि आई एम द सोल। ओके, सांख्य दर्शन के हिसाब से। एंड ये जो सोल है वो कम डिफरेंट है, बॉडी से अलग है, माइंड से अलग है, और जो हम लोग का इंटेलेक्ट, माइंड और इंटेलेक्ट अलग है। माइंड यानी कि सिर्फ अपना ब्रेन होता है, और जो ब्रेन से हम लोग सोचते हैं वो अपना इंटेलेक्ट होता है। ओके, तो माइंड एंड ब्रेन ये सबसे अलग है, सोल कंप्लीटली डिफरेंट है, सेपरेटेड है। ओके, द सेल्फ इज द पुरुषा व्हाइल द बॉडी, माइंड एंड इंटेलेक्ट एक्सेट्रा आर प्रकृति। ये जो बॉडी, माइंड एंड इंटेलेक्ट है वो प्रकृति है, एंड जो सेल्फ है वो पुरुषा है। ओके, इन ह्यूमन बीइंग बोथ एलिमेंट्स एग्जिस्ट टुगेदर। ह्यूमन बीइंग्स के अंदर ये जो प्रकृति एंड पुरुषा है ये दोनों साथ में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि जो सेल्फ, बॉडी, माइंड, इंटेलेक्चुअल ये सब साथ में एग्जिस्ट करते हैं। टू आइडेंटिफाई द बॉडी विद द सेल्फ इज इग्नोरेंस। अगर हम लोग बोले बॉडी ही सोल है, वो अपने इग्नोरेंस हुआ, यानी कि मंद बुद्धि है हम लोग। ओके, सांख्य के हिसाब से कि ऐसे नहीं बोल सकते कि बॉडी ही सोल है, लेकिन हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये दोनों साथ में जी रहे।
बॉडी एंड सोल साथ में जी रहा है, लेकिन वो सेपरेटेड है। बोल सकती कि पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस का मतलब पता है ना, दो लाइन जो एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा। एक डायरेक्शन में जाएगा लेकिन क्रॉस नहीं करेगा। जैसे हाईवे रहता है ना, हाईवे एक सीधा सा रोड है, जाएगा वो सीधा, लेकिन वो कोई और रोड के साथ कनेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। तो वो एक हाईवे जैसे है, एक स्ट्रेट लाइन, एक पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन है। जो बॉडी एंड सोल है वो दो पैरेलल लाइन है, साथ में रहते हैं लेकिन वो अलग अलग लाइन है और कभी भी साथ ये क्रॉस नहीं करेंगे, ठीक है। वैसे change, activity, pleasure and pain, this desire and aversion, all these are present in the body and mind, meaning these are thus the attributes of prakriti. ये जो चेंज एक्टिव, जो भी चेंजेस होते रहते हैं बॉडी में, वो चेंजेस माइंड में भी होते हैं। तो ऐसे हो सकते हैं कि ये चेंज, लेकिन ये चेंजेस सोल में नहीं होते हैं, ओके। सोल जैसे हम लोग जन्म लेते तब से लेके मरने तक, उसके बाद भी एक जैसे रहते हैं अपना सोल, ओके। तो जो चेंजेस होते रहते हैं वो सिर्फ बॉडी, माइंड एंड इंटेलेक्ट में होते हैं। जो मैं थर्ड स्टैंडर्ड में पढ़ी थी वो मेरे को अभी इजी लगेगा, क्योंकि मैं अभी डिग्री फर्स्ट ईयर में हूँ, ओके। तो जो भी मेरा नॉलेज है वो मेरा माइंड के अंदर, लेकिन मेरा सोल, चाहे मैं थर्ड में हूँ, फोर्थ में हूँ, डिग्री खत्म हो गया, मास्टर्स कर दिया, पीएचडी मिल गया, कुछ भी हो जाए, मेरा सोल सेम रहते हैं। सिर्फ मेरा बॉडी, माइंड एंड इंटेलेक्ट चेंज होते रहते हैं, यानी कि सिर्फ प्रकृति चेंज होते हैं, पुरुषा कभी चेंज नहीं होते, ओके। तो ये है सांख्य दर्शन का। एंड सांख्य दर्शन ने ये भी बोला है कि इवन दो द सेल्फ इज नॉट द डूअर और द एंजॉयर, इट इज द नोअर। सांख्य सॉरी, इससे पहले का कौन सा दर्शन था जिसने बोला नोअर, डूअर एंड एंजॉयर है? हाँ, जैन दर्शन ने बोला ना, सोल इज द नोअर, डूअर एंड द एंजॉयर, ओके। लेकिन सांख्य दर्शन बोलते कि सोल कुछ करता नहीं है और वो कुछ एंजॉय नहीं करता है, लेकिन उसको सब कुछ पता रहता है, ओके। तो ये सांख्य और जीवा का डिफरेंस है। We are not the changing perishable bodies, rather our true nature is our immortal soul, which is pure consciousness, that is what we truly are. Who am I का आंसर क्या हुआ सांख्य दर्शन के हिसाब से कि who am I? I am the soul, okay? जो सोल है वो मैं हूँ। नेक्स्ट आते हैं, एक मिनट, हाँ, नेक्स्ट अद्वैत वेदांत। अद्वैत वेदांत, Advaita Vedanta darshan is essentially idealistic. Okay, hence it accepts the existence of self only and rejects the existence of material substance. Similarly, being monist, it does not accept the plurality of selves like Sankhya Darshana. Sankhya Darshan ने बोला ना कि माइंड, बॉडी, सोल, इंटेलेक्ट, ये सब सेपरेट है। अद्वैत वेदांत बोलते कि मेटीरियल सब्सटेंस एग्जिस्ट ही नहीं करते, यानी कि जो बॉडी है वो हम नहीं है, जो बॉडी है या फिर जो माइंड है और जो इंटेलेक्ट है वो हम नहीं है। हम क्या है? सिर्फ सोल है, ओके। वो बोलते हैं अद्वैत वेदांत। अद्वैत वेदांत, ब्रह्मा इज द वन एंड द ओनली रियलिटी। अद्वैत वेदांत के हिसाब से जो ब्रह्मा है, यानी कि जो भगवान है, सिर्फ वही एक एब्सोल्यूट रियलिटी में है। तो जो अद्वैत वेदांत बोलते जो अपना सोल है ना, वो ब्रह्मा है, यानी कि हम लोग ही ब्रह्मा है। ये हम लोग ने करे थे शायद फर्स्ट चैप्टर में, मेटाफिजिक्स करते सब, ठीक है। जब भी जब भी अद्वैत वेदांत ने बोला कि हम ही भगवान है, यानी कि मेरा सोल ही ब्रह्मा है। लेकिन क्योंकि हम लोग इग्नोरेंट है, इग्नोरेंट यानी कि क्योंकि हम लोग गवार हैं बोल सकते हैं, इसीलिए हम लोग को ये पता नहीं है कि हम लोग ही भगवान है। और हम लोग भगवान के सर्च, हम लोग अपने जब भी हम लोग को ये पता चले कि हम ही भगवान है, तभी हम लोग को वो क्या बोलते हैं, एनलाइटमेंट मिलेगा। एनलाइटमेंट यानी कि एक एनलाइटमेंट को क्या बोलूं, एनलाइटमेंट यानी कि प्रबोधन। अभी प्रबोधन का मीनिंग मत पूछना तो
वो रहते हैं, वो चीज जो एकदम विजडम मिलते हैं हम लोग को, एक एक्सट्रीम नॉलेज मिलते हैं जब भी एक चीज के बारे में, जब भी हम लोग खुद के बारे में वो बहुत साक्षात्कार के जैसा ना कुछ। हाँ पता नहीं, हाँ नॉलेज, नॉलेज ज्ञान है वो मेरे को पता है। वो खुद के बारे में एक नॉलेज, एक एक्सट्रीम नॉलेज मिलता है ना, उसको बोलते हैं एनलाइटमेंट। और अद्वैता वेदांत बोलते हैं जब हम लोग को वो पता चलेगा, हम लोग को पता चलेगा है कि हम लोग ही ब्रह्म है, यानी कि हमारा सोल ही ब्रह्म है। ओके, हम ही भगवान है, तो हम लोग का आइडेंटिटी क्या हुआ? सो हु एम आई एम गॉड। ठीक है, वैसे Advaita propounds that when we attain the knowledge of self and the knowledge of Brahma, we experience ourselves as the all-pervading pure consciousness. जब भी हम लोग को खुद के बारे में और भगवान के बारे में कंप्लीट नॉलेज मिलेगा, तभी हम लोग को पता चलेगा कि हम लोग ही, ये जो भगवान का कॉन्सेप्ट है, वो जो ब्रह्म का कॉन्सेप्ट है, हम लोग ही भगवान है, ये हम लोग को पता चल जाएगा। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विद वेस्टर्न philosophy. Okay, Western philosophy. Western philosophy maybe it is observed that since pre-Socratic period, Western philosophy has been contemplating over the nature of human self or I. All of you must have studied the Pythagorean theorem in geometry. ज्योमेट्री में हम लोग का स्कूल में सब्जेक्ट होता था ज्योमेट्री, जिसमें मैं बहुत बार फेल हो चुकी हूँ। तो ज्योमेट्री एक ऐसा गणित सब्जेक्ट, ना, गणित, मैथ्स, हाँ मैक्स, मैथ्स हाँ के, मैक्स हाँ करेक्ट। मैथ्स के अंदर का दो ये है, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री रहते हैं ना, हाँ दो डिवीजन रहते हैं, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। तो ये ज्योमेट्री है, पाइथागोरस तो उसमें एक पाइथागोरस थियरी है, यानी कि अगर एक ट्राइंगल है 90 डिग्री एंगल में है, तो ऑपोजिट साइड जो है और वो जो 90 डिग्री है उसका कुछ सेम रहता है, ऐसे कुछ है, पता नहीं क्या है, वो भी भूल गई मैं, लेकिन हाँ ऐसे कुछ है। तो जो पाइथागोरस था ना, वो हम लोग जब भी स्कूल में पढ़ता था, हम लोग को बताता था कि वो मैथमेटिशियन है। ओके, लेकिन जो पाइथागोरस है वो एक्चुअली एक फिलोसफिस्ट था, फिलोसोफर था। ठीक है, तो वो बहुत पहले से उसको एक नेचुरल फिलोसोफर बोलता था। जो भी साइंटिफिक क्वेश्चन, साइंस, मैथ्स, साइकोलॉजी, वो सबका क्वेश्चंस पूछते थे ना, उनको नेचुरल फिलोसोफर्स बोला जाता था। ठीक है, तो हम लोग अभी अभी ये बहुत रिसेंटली ये डिवीजन आया है, लाइक ब्रिटिश रूल के टाइम से, लेकिन बहुत पहले जो भी सोक्रेटिस सब, प्री सोक्रेटिस या फिर सोक्रेटिस सब जब जिंदा था ना, कुछ बीसी में, बिफोर क्राइस्ट, तभी था ये लोग। तो तभी सब हर चीज जो क्वेश्चन पूछते थे ना, अगर कोई भी ऐसे क्वेश्चंस पूछते जो नॉर्मली लोग पूछते नहीं है, उनको फिलोसोफर्स बोला जाता था। जो भी अगर अर्थ अराउंड है कि स्क्वायर है कि सर्कल है, ट्राइंगल है, कौन सा शेप में, वो क्वेश्चन। फिर हाँ, ये जो ये क्या बोलते हैं इसको, हाँ जो एप्पल है वो नीचे क्यों गिरा, ये सब हाँ, क्वेश्चन वो अब भी हम, काटकोन त्रिकोण वो ना, वो सब। हाँ हाँ, तो ये सब क्वेश्चन पहले जो पूछा जाता है वो नेचुरल फिलोसोफर्स ने पूछा है। ये अभी अभी हम लोग ने सब्जेक्ट को डिवाइड किया कि ये साइंस है, ये मैथ्स है, ओके, ये पॉलिटिकल साइंस, सोशल, ये सबका डिवीजन अभी आया है। लेकिन बहुत पहले ना ये सब फिलोसोफर्स ही पूछते थे, ये जो क्वेश्चंस ये पूछा जाते थे उन लोग को नेचुरल फिलोसोफर्स बोलते थे। ठीक है, तो पाइथागोरस भी एक नेचुरल फिलोसोफर था। तो द फिलोसफी ऑफ पाइथागोरस और उनको जो फॉलोअर्स थे उनका फिलोसफी को पाइथागोरियन फिलोसफी बोला जाता था। ओके, तो जो जैसे सांख्य दर्शन था, पाइथागोरस philosophers also believe that human being is a combination of body and soul. ठीक है, पाइथागोरस भी यही बिलीव करता था कि ये जो ह्यूमन बीइंग है, एक ह्यूमन बीइंग है, वो एक कॉम्बिनेशन है बॉडी एंड सोल का। ओके, तो दे एक्सेप्ट बोथ द नोशन ऑफ rebirth and immortality of the soul. They were of the belief that the body is as if a cage that traps the soul and objects of the world in a free itself, and the objects of world is to free itself. Objective of the soul is to free itself. Okay,
हाँ, तो पाइथागोरस के हिसाब से जो बॉडी है वो दोनों चीजों में बिलीव करता था। जो सोल है वो हमेशा के लिए रहेगा, यानी कि वो इमॉर्टल है, कभी मरता नहीं है, एंड रीबर्थ होते रहते, रीबर्थ में बिलीव, पुनर्जन्म में बिलीव करता था। ओके, पाइथागोरन फिलॉसफी। और ये पाइथागोरन फिलॉसफी बोलता है जो अपना सोल है ना वो केज्ड है, यानी कि एक जो जो अपना सोल है वो ऐसे है, जो पक्षी है वो पिंजरे में रहते ना, वो पिंजरे में रहने वाला पक्षी जैसे है जो अपना सोल है, और वो जो पिंजरा है वो अपना बॉडी है। ओके, और जो सोल है, जो बर्ड है, उसके अंदर उसका मेन एम क्या है, उसका गोल क्या है कि वहां से निकलना है, राइट। तो पाइथागोरस ये बोलते हैं कि हम लोग का जो सोल है वो अपना जो बॉडी है उसने वो सोल को ट्रैप कर दिया है, और जो सोल का गोल क्या, मेन गोल क्या है कि उसको सेपरेट हो, सोल एंड बॉडी सेपरेट हो जाए, ठीक है। सो और उसका ऑपोजिट व्यू है डेमोक्रेटिस का। डेमोक्रेटिस बोलते हैं, डेमोक्रेटिस मेटीरियलिस्ट था ना चारवाका के जैसे। So Democritus, being a materialist, believed that the soul is essentially material in nature. According to his view, the soul is created from the soft and round atoms of fire. However, he rejects the immortality of soul. डेमोक्रेटिस बोलते कि जो सोल है ना वो फायर से बनाया हुआ है, ओके। लेकिन फायर कैसे रहते हैं? फायर हम लोग देख नहीं सकते, लेकिन हम लोग बोल सकते कि फायर सॉफ्ट है, ठीक है। कैसे सॉफ्ट है? क्योंकि वो चेंज, उसको देखा जाए तो बहुत थिन रहते हैं ना, जो फायर का फ्लेम रहते हैं, जो भी कैंडल जलाते हैं फ्लेम बहुत थिन रहते हैं, बहुत बड़ा जाड़ा सा फ्लेम रहता है, और बहुत हार्ड और हैवी नहीं रहते हैं। इसीलिए हम लोग सिर्फ ऐसे जरा सा फूक दे तो वो बुझ जाते हैं, राइट। तो अपना जो सोल है, डेमोक्रेटिस बोलते हैं हम लोग का सोल भी फायर से बनाया है। फायर इसीलिए बोला, फायर का डेफिनेशन इसीलिए लिया क्योंकि फायर हमेशा चेंज होते रहते हैं। जो फ्लेम है, चाहे हम लोग को चेंज दिखे या ना दिखे, वो चेंज होते रहते हैं, ओके। तो डेमोक्रेटिस इसलिए बोला कि सोल फायर से बनाया है, और ये बोलते हैं कि सोल इमॉर्टल नहीं है, लेकिन यानी कि सोल हमेशा के लिए नहीं जीने वाला, क्योंकि वो चेंज होता है तो वो मरना भी है उसको, ओके। वेस्टर्न फिलोसफी में हम लोग मेन प्लेटो, एरिस्टोटल, रेने डेस्कार्टिस, डेविड ह्यूम के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले प्लेटो से शुरू करते हैं। प्लेटो's idea of self क्या है? Plato was also influenced by the view that the body and the soul are two independent substances. Pythagoras and Plato are the only two philosophers in the mainstream of Western philosophy who have accepted the idea of rebirth and liberation. जो वेस्टर्न फिलोसफी में सिर्फ दो ही फिलोसफर्स ने ये जो रीबर्थ है एंड लिबरेशन है, मोक्ष के बारे में, रीबर्थ यानी कि क्या था अभी बोली थी, पुनर्जन्म, एंड लिबरेशन यानी कि मोक्ष। तो वेस्टर्न फिलोसफी में रीबर्थ एंड लिबरेशन में बिलीव करने का सिर्फ दो ही इंसान है, वो एक पाइथागोरस है और एक प्लेटो है, ओके। प्लेटो हैज divided the reality into two independent worlds, the world of abstract universal forms and the world of concrete particular objects. The soul is the resident of the world of forms, whereas the body resides in the world of particulars. पता है ना, हम लोग ने मेटाफिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर में शायद, हाँ, उसमें किए थे ना कि प्लेटो का थियोरी कि टू वर्ल्ड थियोरी, यानी कि दो दुनिया है, राइट? याद है? याद है क्या? प्लेटो का हम लोग ने एक थियोरी किया था ना कि प्लेटो ने बोला था दो दुनिया है। हाँ, थोड़ा याद है। हाँ, फर्स्ट चैप्टर में कुछ किया था। और ये पाइथागोरस का 7th में चैप्टर था मैथ्स में। हाँ, मैथ्स में था, इधर फिलोसोफर है वो, ठीक है। हाँ, लेकिन वही है ना। हाँ हाँ, सेम आदमी सेम है। सो प्लेटो का वो टू वर्ल्ड थ्योरी था। प्लेटो ने बोला ना कि दो दुनिया है,
एक दुनिया जहाँ हम लोग का बॉडी रहते हैं और उसके साथ साथ एक पैरेलल यूनिवर्स है, पैरेलल यूनिवर्स नहीं, एक और दुनिया है, वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स। ओके, तो वो इधर प्लेटो बोलते कि दो दुनिया है, एक दुनिया यानी कि ये जो वर्ल्ड हम लोग देख रहे हैं वो वहां हम लोग का बॉडी एग्जिस्ट करते हैं, और एक दूसरा दुनिया है जहां हम लोग का सोल एग्जिस्ट करते हैं। ओके, तो प्लेटो का ये टू वर्ल्ड थियोरी था। सो like all other particulars, the body takes birth, undergoes changes and perishes. The soul, however, never changes. It is neither created nor destroyed. तो प्लेटो के हिसाब से जो वर्ल्ड है, दो वर्ल्ड है। ओके, एक वर्ल्ड जहां अपना बॉडी है, एक वर्ल्ड जहां अपना सोल है। जो जहां हम लोग को बॉडी रहते हैं उसको वर्ल्ड ऑफ पर्टिकुलर्स बोलते हैं, एंड जहां अपना सोल रहते हैं उसको वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स बोलते हैं। ओके, तो बोलते हैं कि जो पर्टिकुलर वर्ल्ड है, ओके, यहाँ हम लोग जीते हैं, लाइक जन्म लेते हैं, बर्थ होते हैं, फिर बहुत चेंजेस रहते हैं, बड़े होते हैं, छोटे छोटे नहीं होते, फिर बड़े होते जाते हैं, उसके बाद एक दिन मर जाते हैं। ओके, तो यानी कि यहाँ हम लोग का जो लाइफ है वो टेम्परेरी है, लेकिन हम लोग का जो सोल है जो अलग से दुनिया में है वो किसी ने क्रिएट नहीं किया, यानी कि उसका कोई किसी ने जन्म नहीं दिया उसको, वो सोल को। तो इसीलिए वो उसका जन्म ही नहीं हुआ है, तो फिर वो चेंज होके फिर मरने का बात ही नहीं आती ना। तो इसीलिए अगर उसने किसी ने बनाया नहीं है, देयर इज नो क्रिएटर देन देयर इज नो डिस्ट्रॉयर, यानी कि अगर ये सोल को किसी ने बनाया नहीं है तो फिर उसको कोई क्या कहते हैं उसको कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, राइट। तो ये बोलते प्लेटो के हिसाब से ऐसे दो दुनिया है, एक जहां हम लोग का बॉडी रहता है, एक जहां हम लोग का सोल रहता है। When the soul is when it is in the world of forms, it has knowledge of universals and forms. When the soul gets connected to the body, it forgets that knowledge. Although the particular object, although the particular objects remind the soul of the world of forms, it recollects the knowledge only through the study of philosophy. Okay, तो प्लेटो का हिसाब से ये बोलते हैं कि जो सोल है, जब भी वो अपना सोल का दुनिया में रहते हैं, यानी कि वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स में रहते हैं, तभी उसको ये दुनिया, यानी कि जो दुनिया में उसका बॉडी रहते हैं और वो अपना खुद की दुनिया के बारे में, दोनों के बारे में नॉलेज रहते हैं। लेकिन जब भी वो सोल ट्रैवल करके बॉडी के दुनिया में आते हैं और बॉडी के साथ रहते हैं, तब वो भूल जाते हैं। ओके, ये जो इसका फैंटेसी है ना, बहुत अच्छा लगता है मेरे को जिस तरीके से प्लेटो सोचते हैं। तो जब भी अभी आपने सोल ट्रैवल करके दूसरे वर्ल्ड से ट्रैवल करके ये वर्ल्ड में जहां उसका बॉडी है वहां आ गए, तो वो भूल जाते हैं अपने खुद की दुनिया के बारे में। ओके, जैसे कि हम लोग कभी, आप सोचो कि आप लखनऊ में कुछ रहते हो, अभी आप मुंबई आए हो, बहुत टाइम से, कुछ 16-25 ईयर्स आप मुंबई में थे, तो जब भी हम वापस लखनऊ जाते तो हम लोग को थोड़ा कंफ्यूजन होता है ना, ऑलमोस्ट लखनऊ के बारे में भूल ही जाते इतना साल इधर रहने के बाद। ओके, तो वैसे तो जो सोल है वो जब भी ये वर्ल्ड में आते हैं, जो वर्ल्ड में इसका बॉडी है वहां आते हैं, तब वो भूल जाते हैं अपने खुद की दुनिया के बारे में। ओके, लेकिन फिर ऐसी कुछ कुछ चीजें होते हैं, यानी कि अगर लखनऊ के बारे में याद करने के लिए आप मुंबई में हो, लखनऊ से और कोई लोग हैं तो आपको याद आएगा ना, हाँ मैं भी उधर रहता करता था वैसे। तो वैसे ही सोल को भी ऐसे कुछ कुछ चीजें जब भी उसको देखने मिलते तब वो उसको समझ में आते कि हाँ एक ऐसे भी दुनिया है जहां मैं रहता था, यानी कि सोल बोल रहा है ये एक ऐसा दुनिया था जहां मैं रहता था। ओके, फिर उसके पूरा नॉलेज कैसे मिलते जब वो फिलॉसफी पढ़ते हैं। ओके, जब सोल फिलॉसफी पढ़ते हैं तब उसको पता चलता कि हाँ मेरा भी एक दुनिया ऐसे हुआ करता था। ओके, पता नहीं बंदा क्या सोचता है लेकिन बहुत अच्छा लगता है। ओके, तो ये है प्लेटो का थिंकिंग। द सोल इज बेसिकली इनडिविजिबल, यानी कि उसको डिवाइड नहीं कर सकते। सोल एक ऐसा, जैसे हम लोग का हैंड्स फीट
पैर सबको काट के डिवाइड कर सकते हैं, मर जाएंगे लेकिन कर सकते हैं वैसे। लेकिन सोल एक ऐसी चीजें नहीं है जिसको काट सकते हम लोग, ठीक है, यानी कि वो इनडिविजिबल है। However, the soul has its bound with the body. However, the soul that is bound with the body comprises of three parts, namely reason, emotion या फिर desires and appetite. रीजन यानी कि वाई। जब भी कुछ चीजें होते तब भी हम लोग वाई पूछते हैं या फिर उसका रीजन पूछते हैं ना, उसको बोलते हैं, उसको रीजन बोलते हैं। ओके, तो प्लेटो के हिसाब से हम लोग का जो सोल है, जब भी वो बॉडी के साथ मिल जाते हैं तभी उसके तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। ओके, पहले उसने बोला वो इनडिविजिबल है, राइट। प्लेटो ने पहले क्या बोला कि सोल को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन प्लेटो ये भी बोलते हैं जब वो सोल बॉडी के साथ मैच होते हैं यानी कि मिक्स हो जाते हैं तभी उसको डिवाइड कर सकते हैं तीन पार्ट में। फर्स्ट है रीजन। रीजन यानी कि सोचना, अपना रीजन करना। जो एनिमल है नहीं, वो बाद में आते हैं। रीजन करना यानी कि वाई पूछना। अगर पहले बच्चे लोग रहते हैं ना, लोग कितना सारा क्वेश्चन पूछते हैं, हर चीज के लिए उसको लोग को जाने वाई वाई वाई, क्यों होते क्यों होते क्यों होते। ओके, उसको बोलते हैं रीजन। एक चीज, हर चीज का रीजन जानना रहता है हम लोग को। एक और मतलब है रीजन का, यानी कि हम लोग जो चीजें करते हैं हम लोग को माइंडलेसली नहीं कर रहे, यानी कि ऐसे किसी को भी फॉलो नहीं करते। ओके, हम लोग पूछते हैं। अगर मेरे को मम्मी ने बोला कि पैर सीधा करके बैठ, या फिर जब भी डैडी घर पे आ रहे उठो, मैं पूछूंगी ना वाई, वो मेरा रीजनिंग हुआ, मैं ऐसे क्यों करूं। ओके, वो रीजन। फिर इमोशन एंड डिजायर्स, यानी कि स्पिरिट, उसको स्पिरिट बोलते हैं। जो अपना इमोशंस रहते हैं, चाहे वो खुशी हो, दुखी हो, रोना आए, बहुत गुस्सा आए, वो सब इमोशंस रहते हैं। एंड डिजायर्स यानी कि मेरे को ये पसंद आए, मेरे को ये अभी खाना है। ओके, मेरे को ड्रेस बिल्कुल पसंद नहीं आया, वो भी मेरे को पहनना नहीं है लेकिन मेरे को बहुत गुस्सा आ रही है। सब जो इमोशंस या एंड डिजायर्स रहते हैं वो एक सेक्शन है, और दूसरा सेक्शन है। फर्स्ट है रीजन, सेकंड इज इमोशन एंड डिजायर्स, थर्ड इज एपिटाइट, यानी कि जो अपना बेसिक इंस्टिंक्ट होते हैं। एपिटाइट यानी कि जब भी हम लोग, अगर आपने किसी का कोई एक इंसान एक्सीडेंट हो गया, तो हम लोग का बेसिक इंस्टिंक्ट क्या रहता है कि उनको जाके हेल्प करने का। ये सोचते नहीं है कि मैं हेल्प कर सकता हूँ कि नहीं, वो सब बाद में आते हैं। पहले ये सोच रहे थे कि हेल्प करो। अगर कोई गिरने वाला है तो हम लोग उनको हाथ देने की कोशिश करते हैं, वो अपना बेसिक इंस्टिंक्ट होते हैं, उसको एपेटाइट बोलते हैं। ओके, बेसिक इंस्टिंक्ट। और क्या है बेसिक इंस्टिंक्ट होते हैं? जब भी हम लोग गिरने वाले रहते हैं हम लोग उस चीज में पकड़ते हैं। ओके, एक रिफ्लेक्स एक्शन, साइंस में उसको रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। यहाँ प्लेटो के हिसाब से ये अपना सोल का डूइंग है। ये सोल हम लोग को बता दे कि क्या करना चाहिए नहीं। कभी कभी जब भी क्लाउडी रहते हैं, बारिश नहीं गिरेगा सब लोग बोलते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग लगते हैं कि आज पक्का बारिश होने वाला है। ओके, ये अपना बेसिक इंस्टिंक्ट रहते हैं। एक अंदर से एक छोटा सा आवाज आते है कि हाँ ये करना है, नेक्स्ट गिरने वाला है तो कुछ जहां जाके पकड़ो, अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ तो उनको हेल्प करो। ये अपना बेसिक इंस्टिंक्ट या फिर एपेटाइट हुआ। ठीक है, तो प्लेटो बोलते हैं कि जब भी ये सोल एंड बॉडी मिक्स होते हैं तभी हम लोग को ये तीन चीजों में उसको डिवाइड कर सकते हैं। Plato has asserted that these three parts must remain in balance and the passion and the desire must always remain under the control of reason. प्लेटो बोलते हैं कि ये तीनों चीजें ना बैलेंस होना चाहिए, चाहे अपना रीजनिंग हो, इमोशन, डिजायर एंड एपेटाइट हो, ये तीनों चीजें बैलेंस में होना चाहिए। अगर हम लोग का रीजनिंग अपना डिजायर्स एंड पैशन, मेरे को एक चीज बहुत पसंद है और हम लोग ने उसका 1% उसका लिमिट से बाहर गया तो फिर हम लोग उसे ऑब्सेशन बोलते हैं। ओके, यानी कि फिर हम लोगों को रोक नहीं सकते, वो एरिया में हो जाते हैं। जो पैशन है, अगर हम लोग को एक पर्टिकुलर एम है, या जैसे कि मेरे को क्या बोलते हैं, अंबानी की जितना रिच होना है। ओके, समझो मेरा जो पैशन है, या फिर मेरा कोई एम एंड गोल है कि मेरे को अंबानी की जितना रिच होने का, फिर मैं अगर वो एक लिमिट से बाहर गया तो फिर मैं कोई भी मेथड यूज कर सकती हूँ वहां रिच होने के लिए, सही गलत नहीं सोचेंगी। तो प्लेटो क्या बोलते हैं, जो अपना जो डिजायर्स एंड पैशन है
वो हमेशा रीजन के कंट्रोल में होना चाहिए, यानी कि अपना सोचने की एबिलिटी में के कंट्रोल में होना चाहिए। अपना जो डिजायर्स एंड पैशंस या फिर जो भी लाइक्स एंड डिसलाइक्स होते हैं वो अपने रीजन के नीचे अंदर होना चाहिए। जैसे कि मेरे को बीटीएस पसंद है, तो अगर मेरा एक लिमिट से बाहर गया तो मेरा ऑब्सेशन हो जाएगा। ओके, एक लिमिट से बाहर एक पसंद, या फिर कोई क्रिकेटर पसंद है, इनके लिमिट से बाहर जाएगा तो फिर हम लोग उनके घर पे जाने की कोशिश करेंगे, उनको फॉलो करेंगे हर जगह, वो सब इलीगल है। ओके, तो हर चीज हम लोग के रीजन के अंडर होना चाहिए, चाहे हम लोग के पसंद हो ना पसंद हो, हर चीज रीजन के अंदर। अगर कोई किसी को पसंद नहीं करता, हम लोग सीधे जाके उनका मर्डर नहीं कर सकते। ओके, तो प्लेटो के हिसाब से जो बॉडी सोल है साथ में आते हैं, तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, और ये जो 3 पार्ट्स है अगर वो बैलेंस में नहीं है तो फिर हम लोग खुद को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उतना डेंजरस है वो। और हमेशा ये जो पैशन एंड डिजायर्स है वो रीजन के अंडर आना चाहिए, रीजन अब सबसे हेड रहता है, उसके अंदर ये सब चीजें आना चाहिए। ये है प्लेटो का व्यू। प्लेटो का व्यू में कोई डाउट्स? Next, we are going to study Aristotle. Okay, Aristotle's view of self. According to Aristotle, only the world of particulars exists. What did Plato say? There is a world of forms and there is a world of particular. But Aristotle says only the particular world. The world where the body exists, only that world is real. Okay? The forms or essence do not exist in any other world, but are incorporated in the particulars themselves. According to Aristotle, there is only one world, and in the same world there is body and soul. Both exist in the same world. Every particular, और ये याद रखना, प्लेटो का डिसाइपल है एरिस्टोटल। फिलोसोफर्स का यही एक अच्छा बात है कि वो लोग डिसाइपल भी हो ना, यानी कि उनका गुरु भी होना, लेकिन गुरु का भी बात ऐसे आंख बंद करके विश्वास नहीं करते, उसको बोलते फिलोसोफर्स। जो किसी का भी बात आंख बंद करके विश्वास नहीं कर सकते, रिजेक्ट करते या फिर एक्सेप्ट करते, करना है तो एक्सेप्ट करते वरना रिजेक्ट करते हैं। ठीक, मतलब खुद खुद का ये बनाते हैं क्या? हाँ, खुद का ये बनाते हैं वो फिलोसोफर। लाइक अगर, हाँ, इन्होंने ये नहीं बोला ना कि वर्ल्ड ऑफ पर्टिकुलर भी रियल नहीं है, कुछ भी रियल नहीं है, ऐसे नहीं बोला। उन्होंने क्या बोला कि जो वर्ल्ड, 2 वर्ल्ड है वो गलत है, एक वर्ल्ड है। ओके, और जो वर्ल्ड ऑफ पर्टिकुलर है वहां ही बॉडी एंड सोल एग्जिस्ट करते हैं। तो कंप्लीटली रिजेक्ट नहीं किया, पार्शियली रिजेक्ट किया। ठीक है, तो फिलोसोफर्स ऐसे होते हैं, चाहे वो मेरा गुरु हो कुछ भी हो, लेकिन मैं उनके बाद ऐसे ही विश्वास नहीं कर सकता। मैं खुद का भी अपना एक सोच रहते, खुद का सोच, खुद एक सोच रखने वाले लोग को फिलोसोफर्स बोलते हैं। हाँ, so the body and the soul both are incorporated in the particular world. Every particular object is made of both the material substance and the form. One can never experience a formless matter or a matterless form. There is a combination of matter and form even in living beings. तो एरिस्टोटल के हिसाब से अगर मैं एक पेन बोल, प्लेटो के हिसाब से पहले देखता, ये एक पेन है। प्लेटो के हिसाब से जो पेन का जो भी आउटर लेयर है ना, यानी कि जो भी प्लास्टिक का जो कैप रहते हैं वो पर्टिकुलर वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, एंड इसके अंदर का जो इंक है वो वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, जो पेन, इसको जो पेन का इंक है वो एक अलग दुनिया में है, और ये जो पेन का आउटर लेयर है, जो कैप है, इसका ढक्कन सब है, वो एक ये वर्ल्ड में, या एक वर्ल्ड ऑफ पर्टिकुलर में एग्जिस्ट करते हैं। ये प्लेटो बोलते हैं। एरिस्टोटल ये बोलते हैं कि हम लोग ये ऑब्जेक्ट को पेन बुलाएंगे कैसे जब उसके अंदर इंक ना हो। तो हम लोग एक ऐसे पेन को इमेजिन कर सकते हैं जो चलता है, लाइक जिसके अंदर इंक ना हो। हेलो, सो एरिस्टोटल के हिसाब से एक हम लोग ऐसी चीजों के बारे में इमेजिन ही नहीं कर सकते, एक पेन इंक के बिना जैसे इमेजिन नहीं कर सकते, या फिर एक घर है और उधर कोई फर्नीचर ना हो तो उसको घर नहीं बुला सकते हम लोग। ओके, फिर जैसे कि फोन है, उसके अंदर बैटरी या फिर सिम कार्ड ना हो तो फिर, तो अगर हम लोग चलेगा ऐसी चीज, नहीं। हाँ राइट, चलेगा नहीं।
तो फिर हम लोग ऐसी चीजें इमेजिन ही नहीं कर सकते। जब भी हम लोग बोलते हैं कि एक फोन है, हम लोग ये नहीं बोलते ये एक फोन है जिसका आउटर लेयर ग्लास से बनाया है, लेकिन उसके अंदर एक बैटरी और सिम कार्ड भी है। हम लोग सिर्फ ये बोलते कि इसको फोन बुलाते हैं, राइट। उसका इतना डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं देते, क्योंकि हम लोग को ऑलरेडी पता है, हम लोग का माइंड में ऑलरेडी एक कॉन्सेप्ट है कि अगर ये फोन है मतलब इसके अंदर सिम कार्ड और चार्जर भी होगा और बैटरी भी होगा, राइट। तो एरिस्टोटल यही बोलते हैं कि हम लोग ऐसे एक ऑब्जेक्ट के बारे में इमेजिन एग्जिस्ट ही नहीं होते अगर पेन एग्जिस्ट ही नहीं होते अगर इनके बिना, हम लोग उसको पेन कैसे बुलाए, राइट। तो एरिस्टोटल ऐसे बोलते कि अगर हम लोग बॉडी एंड सोल अलग अलग दुनिया में है, तो फिर हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि बॉडी एग्जिस्ट करते हैं, लाइफ कैसे एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे कैसे बोल सकते हैं, राइट। तो वो है एरिस्टोटल का व्यू। What distinguishes living beings from the non-living thing is that they are mobile. They can move themselves. The, the principle of mobility is inherent in them. They develop in accordance with this principle. लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग का डिफरेंस क्या है? हम लोग मूव कर सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग मूव नहीं कर सकते। अगर एक पेन मैं एक बार टेबल में रखी और अपने आप ही मूव करने लगा तो मेरे को डर लगेगा, ओके। तो इसीलिए जो क्यों डर लगते हैं, अगर एक कॉमन चीज होता कि हर नॉन लिविंग थिंग अपने आप से मूव हो सकते हैं तो फिर मेरे को डर नहीं लगता है। बड़ी अगर एक इंसान चल रहा है तो मेरे को उतना डर नहीं लगने वाला। अगर एक पेन मैं टेबल में रखी और खुद ही मूव होने लगा तो, राइट। तो ये अपना डिफरेंस है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग में, इसीलिए उसको नॉन लिविंग बोलते हैं, यानी कि उसके अंदर कोई जान नहीं है, ओके। सो लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स द बेसिक डिफरेंस है कि एक मूव कर सकते हैं और एक दूसरा नहीं मूव कर सकते। द प्रिंसिपल ऑफ मोबिलिटी इज इनहेरेंट इन देम, दे डेवलप इट अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल। हम लोग दो चीजों को लिविंग और नॉन लिविंग में कैसे हम लोग डिफरेंट कैटेगरी में डालते हैं? जो चीजें मूव कर सकते हैं वो लिविंग है, जो चीजें मूव नहीं कर सकते वो नॉन लिविंग है। ये ऑलरेडी एक कॉन्सेप्ट है जो वो नॉन लिविंग एंड लिविंग थिंग में ऑलरेडी है कि अगर ये पेन है यानी कि इसका इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक है, यानी कि इसके अंदर का कैरेक्टरिस्टिक या फिर एक गुण है कि वो मूव नहीं कर सकते, और मैं एक ह्यूमन बीइंग हूं तो मेरे अंदर एक गुण है जो कि मैं मूव कर सकती हूँ, ओके। और हर चीज ये दुनिया में यही प्रिंसिपल के साथ चलते हैं। एवरी लिविंग being has potentiality to perform certain functions. Development is the actualization of these potentialities. The form of the form of the body of the living being is as per the potentialities to form specific functions. Perform specific functions. एरिस्टोटल के हिसाब से जो हर लिविंग बीइंग के अंदर एक पोटेंशियल रहते कुछ चीजें करने का। पोटेंशियल यानी कि पोटेंशियलिटी यानी कि एक क्षमता रहते हैं एक एक्शन परफॉर्म करने का। और जब भी हम लोग ये जो पोटेंशियलिटी यानी कि क्षमता को जब हम लोग यूज करते हैं तब हम लोग डेवलप होते हैं, राइट। जैसे कि हम लोग स्टोन एज मैन है, स्टोन एज मैन पुराना जमाने का मैन जो फायर उसने दो रॉक को ये ग्रेस करके इन्वेंट किया ना फायर। अभी तो हम लोग लाइटर चलाते हैं। तो जिस तरीके से अपना मैन का थिंकिंग पावर है वो मैन सोच सकते हैं, एक ह्यूमन बीइंग सोच सकते हैं, वो अपना खुद का पोटेंशियल उसने ये किया यूज किया। और वो जो दो पत्थर से करते थे अभी भी दो पत्थर से आप करने रुके घंटों लग जाएंगे आपको, लेकिन एक लाइटर एक क्लिक से हो जाते हैं, राइट। तो अगर वहां से दो पत्थर से लेके अभी एक क्लिक तक पहुंच गए, एक लाइटर तक पहुंच गए हम लोग, ओके। वो डेवलपमेंट है, मैन अपना पोटेंशियल यूज कर रहे हैं, तभी डेवलपमेंट होते हैं, ओके। द फॉर्म ऑफ बॉडी ऑफ द लिविंग बीइंग एज पर, हाँ, जो अपना बॉडी का फॉर्म रहता है वो अपना पोटेंशियल के हिसाब से रहते हैं। अगर कोई बहुत वेट्स उठा सकते रहते तो उनको मसल्स बहुत ज्यादा रहते हैं, ओके। अगर किसी का ये जो अगर किसी की बॉडी में खाने के फूड अब्सॉर्ब करने का पोटेंशियल नहीं रहते हैं तो लोग बहुत स्किनी रहते हैं, जैसे कि मैं, कि जितना भी खाओ ये मोटी नहीं होती, राइट। तो यानी कि मेरे अंदर एक पोटेंशियल नहीं है खाने को अब्सॉर्ब करने का, ओके। तो ये हुआ पोटेंशियलिटी।
तो हम लोग का बॉडी तभी बॉडी एक फॉर्म लेते हैं, अगर हम लोग के पोटेंशियल के हिसाब से बॉडी का एक फॉर्म रहता है, एक रूप रहते हैं. A body is formed by the coming together of matter and its specific arrangement or form. According to Aristotle, this form is the soul. He also believes that all living beings have soul. एरिस्टोटल के हिसाब से ये जो बॉडी है, जब भी बहुत सारे मैटर साथ में आते हैं तब ये बॉडी बनते, जैसे जीव दर्शन जैन दर्शन था वैसे ही ऑलमोस्ट सिमिलर. तो और जब भी हम लोग काम करते हैं तो हम लोग के अंदर एक कॉन्शियसनेस आते हैं, एक पोटेंशियलिटी यूज करते तो एक कॉन्शियसनेस बनते हैं. अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल दिस फॉर्म इज सोल. जो फॉर्म हम लोग, जो रूप है हमारा, जो रूप है वो सोल है. यानी कि अगर आप आईने में देख रहे हो, आप जैसे दिखते हो वैसे आपका सोल दिखता है. He also believes that all living beings have soul. वो ये भी बिलीव करते हैं कि सब लिविंग थिंग्स में सोल है. He classifies them into hierarchical order as per the potentialities. एक हायरार्की में डाला है. हायरार्की यानी कि एक प्रिंसिपल सबसे हेड, उसके बाद टीचर्स आते हैं, उसके बाद हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आते हैं. हर सब्जेक्ट का एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उसके अंदर आते टीचर्स, उसके अंदर आते ट्रेनिंग टीचर्स, उसके बाद आते स्टूडेंट्स. उसके लाइक TY सबसे बड़ा है, SY उसके नीचे, FY वो डिग्री कॉलेज का है, और जूनियर कॉलेज में उससे भी नीचे है SY JC FY JC. तो इसको बोलते हैं हायरार्की. एक पैटर्न रहते हैं, सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा. तो इसमें एरिस्टोटल ने अपना हायरार्की बताया है. ये हायरार्की के हिसाब से ह्यूमन बीइंग सबसे टॉप में है, उसके बाद आते हैं एनिमल्स, और उसके बाद आते हैं प्लांट्स. अब ये बताओ कि प्लांट्स पहले क्यों नहीं आया और ह्यूमन बीइंग्स क्यों है पहले. ये ऑर्डर इसीलिए बताया गया. व्हाई आर ह्यूमन बीइंग्स ऑन टॉप? बिकॉज दे हैव मोर पोटेंशियल्स कंपेयर्ड टू एनिमल्स एंड प्लांट्स. Human beings can think, animals cannot think, and plants, neither can they think nor can they feel anything, right? इसीलिए ह्यूमन बीइंग सबसे टॉप पर है, प्लांट सबसे बॉटम में और बीच में एनिमल. Soul being form of the body, it perishes along with the body. Therefore, Aristotle does not accept the idea of immortality of soul. एरिस्टोटल ने क्या बोला, जो सोल है वो पोटेंशियलिटी या फिर फॉर्म से रहते ना, अपना जो बॉडी का फॉर्म है वो ही सोल का फॉर्म है. तो अगर हम मर गए तो सोल भी मर जाए. तो वो इमॉर्टैलिटी यानी कि परमानेंस ऑफ सोल में बिलीव नहीं करते. रैशनैलिटी इज द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ह्यूमन सोल. ह्यूमन सोल का मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? रैशनैलिटी. क्या रहते हैं? एक ऐसा क्वालिटी जो एनिमल्स के अंदर रहते हैं. एनिमल्स को भूख लगा मार डालते हैं, चाहे वो अगर ह्यूमन बीइंग हो वो खा लेते हैं, या फिर कोई डियर हो या फिर रैबिट हो, उतना ज्यादा सोचती नहीं है, वो इंस्टिंक्टिव रहते हैं. एनिमल्स आर इंस्टिंक्टिव. इंस्टिंक्टिव यानी हम लोग के अंदर भी इंस्टिंक्ट है. हम लोग भी भूख लगते तो खाना खाते हैं, उनके लिए भी वैसे ही है, वो भूख लगते तो खाना खाते हैं. फर्क क्या है? तो खाना खाते हैं, हम भी भूख लगते हैं तो खाना खाते हैं. अच्छी नहीं, कोई फर्क नहीं है. सोचो आराम से. हम सोच सकते. द डिफरेंस क्या है? हम लोग का खाना खाने में, हम लोग भी इंस्टिंक्टिव है, हम लोग को भूख लगता है हम भी खाना खाते हैं, जानवर को भूख लगता है वो भी खाना खाते हैं. डिफरेंस ये है, हाँ हम लोग सोच समझ के करते हैं. मेरे को भूख लगा, मेरे सामने जो है वो नहीं खाती मैं. लाइक जो भी, अगर मेरा सामने पेन है तो मैं पेन खा लूं क्या? जानवर वैसे नहीं है, वो भूख लगते हो बाहर जाते हैं, जैसे जो भी चीजें दिखते हैं, चाहे डियर हो एनिमल हो, चाहे उसे बड़ा हो छोटा, वो नहीं देखते. भूख लगे मेरे को खाना चाहिए, बस उतना ही है. यानी कि जब भी एनिमल्स को भूख लगता है, एनिमल भूख इज इक्वल टू खाना, बस उतना ही है, उसके बीच में कुछ नहीं है. हम लोग जब ह्यूमन बींग्स को भूख लगता है, पहले हम लोग चेक करते हैं. मैं 10 बार फ्रिज खोलती हूँ कुछ खाने से पहले. कुछ है रहते नहीं, सेम फ्रिज बार बार खोलती, फिर भी मैं सोचती मेरे को क्या खाना है. ओके, हम लोग को एक
पर्टिकुलर टाइम में एक पर्टिकुलर चीजें खाने का मन करते हैं। हम मेरे को भूख लग रहा होगा, अभी अभी देखो मेरे को अभी भूख लग रहा है, लेकिन घर पे राइस है, कुछ और खाना है, तो मैं भूखी मेरे को जो पसंद होंगी human being Hello. लो हेलो। कट गया। ओके, हम लोग इंस्टिंक्टिव है लेकिन एक लिमिट तक, यानी कि मेरे को भूख लगा मैं खाना खाऊंगी, एनिमल भी वैसे भूख लगा खाना खाऊंगी, लेकिन हम लोग को भूख इज इक्वल टू खाना नहीं रहता है, बीच में भी रहते हैं हम लोग को, बहुत सारी चीजें होती है बीच में। भूख लग रहे पहले, फिर पहले चेक करते कि क्या है। ओके, ये यानी कि हम लोग रैशनल बीइंग है, हम लोग सोचते समझते एग्जामिन करते एनालाइज करते उसके बाद कुछ करते हैं। कभी कभी ऐसे भी होते सेल्फ डिफेंस, अगर किसी ने बोला कि वो लोग सेल्फ डिफेंस में किसी को मार डाला, वो इंस्टिंक्टिव हुआ। ओके, वो पनिशेबल नहीं है, लॉ कभी उसको पनिश नहीं करते अगर कोई सेल्फ डिफेंस यूज करते हैं तो, यानी कि मेरी जान बचाने मैंने अगर किसी को मार डाला, वो इंस्टिंक्टिव हुआ। ओके, यानी कि तब मैं सोच नहीं रही हूँ, अभी मेरे और एनिमल्स में ज्यादा फर्क नहीं है। okay? अगर हम लोग कुछ चीजें सोच समझ के करते हैं, हम लोग को डिफरेंट करते हैं एनिमल से। ओके, तो रैशनैलिटी, उसको रैशनैलिटी बोलते हैं, सोचने समझने की ताकत। रैशनैलिटी इज द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन सोल, यानी कि ये जो ह्यूमन सोल है वो रैशनल है, वो सोच सकते हैं अपने लिए। ओके, that is why he says that it is beneficial for human being to live in accordance with reason or to live a rational life। यानी कि एरिस्टोटल के हिसाब से एरिस्टोटल ये बोलते हैं कि अगर हम एक ह्यूमन बीइंग हैं तो ह्यूमन बीइंग के लिए यही अच्छा है कि वो सोच समझ के जिए। एनिमल्स की तरह जीना है तो फिर एनिमल ही बन जाए, ह्यूमन बीइंग क्यों बनना है, राइट। तो ये है एरिस्टोटल का व्यू। एरिस्टोटल ने और भी बोला है द मिडिवल फिलोसफी। हाँ, अभी हम लोग थोड़ा बहुत मिडिवल फिलोसफी, ये मिडिवल फिलोसफर्स है ना, तो मिडिवल फिलोसफी के, मिडिवल यानी कि एंशिएंट भी नहीं मॉडर्न भी नहीं, उसके बीच वाला। okay? तो मिडिवल फिलोसफी वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय क्रिश्चियन रिलीजियस आइडियाज। जो मिडिवल फिलोसफी है, फिलोसफी रिलीजन पॉलिटिक्स ये सब ऑलमोस्ट इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। तो जो मिडिवल फिलोसफी था वो क्रिश्चियनिटी के बेस्ड था, जो क्रिश्चियन आइडियाज या कैथोलिक व्यूज है उसमें बेस्ड था। और कैथोलिक व्यू है ये है कि देयर इज नो रीबर्थ। क्रिश्चियंस के हिसाब से हम लोग एक ही लाइफ जीते हैं, उसके बाद हम लोग का सोल एक दूसरे दुनिया में जाके फॉरएवर के लिए जीते हैं। ओके, सो medieval philosophy was mainly influenced by Christian religious ideas. According to this concept, man is a combination of material body and a conscious soul. The body is perishable, whereas the soul is immortal, which means that it survives even after the destruction of the body. However, most of the medieval philosophers did not believe in rebirth. Christianity भी believe नहीं करते rebirth में. They believe that God has created the universe out of nothing and made a man in his most cherished creation. It was their belief that God created man in his own image. According to them, God is the father of all human beings. Therefore, the objective of human being should be to live a life as per his commandment
and in a way that would please God. Okay, एक्सप्लेन करती हूँ. So क्रिश्चियन बिलीव जो मिडिवल टाइम के फिलोसफर्स थे वो क्रिश्चियनिटी में इन्फ्लुएंस था, यानी कि बाइबल में जो लिखा है उससे इन्फ्लुएंस्ड होकर अपना फिलोसफिकल व्यू हुआ करता था. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लोग रीबर्थ में बिलीव नहीं करते, यानी कि पुनर्जन्म में बिलीव नहीं करते, एक ही लाइफ है. ओके, और जब ये बॉडी मर जाते हैं उसके बाद भी सोल एक दूसरी दुनिया में हमेशा के लिए रहते, यानी कि हेल या फिर हेवन या फिर पर्गेटरी. हम लोग बीच में भी एक रास्ता है उसको पर्गेटरी बोलते हैं. तो या फिर ये बॉडी मरने के बाद भी सोल हमेशा के लिए एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि सोल कभी भी मरता नहीं, वो इमॉर्टल है. एंड जो गॉड है वो ये वर्ल्ड को बनाया है, कुछ भी यूज नहीं किया, कुछ भी वर्ल्ड आउट ऑफ नथिंग. गॉड क्रिएटेड द वर्ल्ड आउट ऑफ नथिंग का मतलब है ये जो दुनिया बनाया है कोई भी ऑब्जेक्ट से बनाया नहीं है, मट्टी से नहीं बनाया, फायर से नहीं बनाया, कुछ भी यूज करके ये वर्ल्ड ने बनाया है. ओके, उसके बाद उसने एक मैन को बनाया है, मैन को बनाया है वो लिखा है. ये वर्ल्ड को कुछ भी चीजें यूज करके नहीं बनाया, लेकिन उसने मैन को बनाया. ओके, और वो जो ह्यूमन बीइंग या फिर जो मैन है वो उसका बहुत बेटा जैसे था. ओके, ह्यूमन बीइंग उसका बेटा जैसे था. उसके बाद और वो बेटे को अपना खुद का रूप दिया. जो हम ना पेरेंट्स होते हैं, मम्मी या डैडी रहते हैं, हम लोग उनके हिसाब से थोड़ा बहुत तो पर्सनैलिटी या फिर थोड़ा तो लुक्स उन लोग का जैसे रहते हैं ना, तो गॉड ने अपना खुद का इमेज के अपने खुद के रूप से इंसान को भी बनाया. ओके, उसके बाद यानी अगर हम लोग फैमिली के साथ जीते हैं, हेड ऑफ द फैमिली हम लोग का फादर रहते हैं, तो जो फादर जो भी बोलते हैं हम लोग सुनते हैं ना, उनको ओबे करते हैं हम लोग. पहले के जमाने में बहुत स्ट्रिक्टली ओबे करता था, अभी नहीं करते, वो अलग बात है, लेकिन ऐसे होना चाहिए. जो अगर गॉड अपना फादर है और वो हमने को क्रिएट किया है, एक जन्म दिया हम लोग को, तो फिर हम लोग उनके वो जो बोलते हैं वो सुन के जीना चाहिए ना. तो ये हुआ, तो यानी कि हम लोग जो मोरालिटी है, एथिक्स है, वो इसमें से आते हैं. जो भी भगवान बोलते हैं उसमें यानी कि जो अपना फादर बोलते हैं उनके साथ वहां से हम ना ओबीडियंस या फिर हम लोग का लाइफ जैसे जीना चाहिए वो हम लोग गॉड को सुन के जीना चाहिए. ओके, ये है ये जो मेडिवल फिलॉसफी का पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, और हम लोग लाइफ इसीलिए जीना चाहिए ताकि हम लोग वो फादर के साथ दोबारा रीयूनाइट हो सके. रीयूनाइट यानी कि दोबारा फादर के साथ जाके जी सके. ओके, तो अगर एक अच्छा लाइफ जिया तो दोबारा हम लोग फादर के साथ जी सकते हैं. एक अच्छा लाइफ जिया तो हम लोग बोलते हैं ना हेवन में जा सकते हैं. तो वैसे एक अच्छा लाइफ जिया तो या फिर जब भगवान का कमांडमेंट्स यानी कि जो ऑर्डर्स भगवान ने दिया है वो फॉलो करेंगे तो हम लोग भगवान के साथ दोबारा जाके जी सकते हैं. वैसे barring a few exceptions, dualist nature of man was accepted by the Western thought tradition until very recently. Dualist nature of man यानी कि बॉडी अलग सोल अलग, यही व्यू एक्सेप्ट किया कर रहा था पहले. रिसेंटली वो चेंज हुआ, जैसे साइकोलॉजी एक पार्ट है फिलोसफी का, लेकिन जब भी उसने सेपरेट किया खुद को और साइंटिफिक न्यूरो साइंस बोल के सब स्टडीज आया, तभी उन लोगों को पता वो ये व्यू चेंज हुआ कि बॉडी एंड सोल ऐसी चीजें एग्जिस्ट कर, दो चीजें अलग अलग है. वो व्यू चेंज हुआ. नेक्स्ट हम लोग करेंगे रेने डेस्कार्टिस. उससे पहले मेरे को पानी पीने दो. नेक्स्ट है रेने डेस्कार्टिस. All the philosophers who embrace both realism and dualism have accepted the dual nature of man. जो philosophers realism और dualism में बिलीव करते हैं वो दोनों ने बोला है कि दो नेचर है मैन का, यानी कि बॉडी अलग सोल अलग, वो दोनों में बिलीव करते हैं. डेस्कार्टिस इज नॉट एन एक्सेप्शन. डेस्कार्टिस भी डुअलिस्ट था तो एक एक्सेप्शन नहीं है, वो भी ऐसे ही बिलीव करता था. We have already seen that according to Descartes, the two independent substances, according to Descartes, the two independent substances, that is matter and consciousness, combine in the human being. Descartes व्यू हम लोगों ने पाइथागोरस उसके बाद देखा था ना, कि वो भी बोलते हैं कि जो बॉडी एंड सोल है वो एक साथ कंबाइन होके, बॉडी कॉन्शियसनेस यानी कि सोल, वो दोनों एक साथ कंबाइन होके रहते हैं.
Body is made up of material substance and extension, which is an attribute of matter, is integrated to the body. However, the mind or soul lies beyond space and reason or thought. It is an essential characteristic. These two independent substances come together because of God. वाह, डेस्कार्टिस मेटीरियलिस्ट है लेकिन भगवान में बिलीव करते हैं. सो डेस्कार्टिस के हिसाब से ये जो बॉडी है एंड सोल है वो सेपरेट है, और गॉड के हिसाब से, गॉड के वजह से ये जो बॉडी एंड सोल है वो साथ में आते हैं. ओके, सो व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन देम आफ्टर दे कम टुगेदर. पहले अगर सेपरेट किया जाए बॉडी एंड सोल को तो फिर हम लोग उसका फंक्शन बता सकते हैं. बॉडी जो भी फिजिकल मूवमेंट्स है वो करते हैं, सोल जो भी स्पिरिचुअल या फिर इमोशनल मूवमेंट्स है वो करते हैं. ओके, लेकिन जब ये साथ में आते हैं ये क्या करते हैं वो नहीं पता, वो हम लोग को सोचना पड़ेगा. As per our day-to-day experience, some of or the other interaction constantly takes place between the body and the mind. हम लोग का डे टू डे एक्सपीरियंस चेक कर लो, हम लोग को माइंड एंड बॉडी कनेक्टेड है कैसे पता चलता है. तुम लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा कि ब्रेन हर चीज कोऑर्डिनेट करते हैं, जो फंक्शन है वो सब कोऑर्डिनेट करते हैं ना. हाँ, लेकिन कभी एक्सपीरियंस के सर दर्द करते हैं तो हम भी लेट जाते हैं, राइट. दर्द दिया मतलब उठने नहीं हुआ, बैठने नहीं हुआ, किसी चीज खाने का मूड नहीं, पीने का मूड नहीं, राइट. यानी कि ये जो माइंड एंड बॉडी इसका डे टू डे लोग इसका कनेक्शन है तो अपना माइंड फ्रेश रहते हैं. अगर सोया मैं 8 बजे लेक्चर के लिए, फिर भी मेरा कोई मूड नहीं रहते करने का, कुछ नहीं कर रही ना, एक्सरसाइज करो जाता. कि ये जो बॉडी है वो माइंड कनेक्टेड और जो माइंड है वो बॉडी के साथ कनेक्टेड है. दोनों के बीच में हमेशा बात चलती रहती है. जो मैं अभी बोल रही हूँ आपको, मैं वो सोच के बोल रही हूँ ना, मेरे वर्ड्स भी मेरे माइंड के अंदर से आ रहे हैं, राइट. लेकिन मैं अपना गला यूज कर रही हूँ बोलने के लिए, और ये टंग है वो ट्विस्ट कर रही हूँ. ओके, तो हमेशा डे टू डे लाइफ में हम लोग एक ये इंटरेक्शन एक कम्युनिकेशन देखते रहते हैं ब्रेन एंड माइंड एंड बॉडी का. ओके, सो एग्जांपल, व्हेन वी आर नॉट वेल और डज नॉट फील लाइक डूइंग एनीथिंग, व्हेन वन इज डिस्ट्रेस्ड एंड डिप्रेस्ड, वन लूजेस एपेटाइट. वी सी दैट अ cheerful mind forgets illness while physical exercise improves our mental state. कभी भी ये वो जो लाफिंग एक्सरसाइज रहते हैं ना, लाफिंग एक्सरसाइज पता है, जब बहुत सारे लोग एक साथ आके बिना कोई वजह के हंसते रहते हैं. हाँ. तो वो देख के हम लोगों को भी हंसी आती है ना. हाँ, तो वो एक एग्जाम्पल हो सकता है, वो एक प्रैक्टिस है कि हम लोग हंस रहे, यानी कि हम लोग का माइंड खुश है, और अगर माइंड खुश है तो बॉडी हेल्दी रहते हैं. ओके, तो ये कनेक्शन रहता है, हमेशा एक इंटरेक्शन रहते बॉडी एंड माइंड का. तो जब ये साथ में आते हैं ये एक दूसरे के साथ बात करते रहते हैं. जब ये अलग अलग है इसका वो एक दूसरे के साथ कनेक्शन नहीं है. माइंड बॉडी इंटरैक्ट on the basis of such an experience, Descartes propounds the theory of mind body interactionism. ओके, डेस्कार्टिस का एक थियोरी है माइंड बॉडी इंटरैक्शनिज्म, यानी कि ये माइंड एंड बॉडी का इंटरैक्शन. ये एक थियोरी है उनका कि जो माइंड एंड बॉडी है एक दूसरे से अलग हो या ना हो वो क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये हमेशा जब साथ में आते हैं एक दूसरे के साथ बात करते रहते हैं. ओके, although the body and the mind are completely different, they can influence each other in a casual relationship there is a casual relationship between them. This view of Descartes was considered as a controversial in metaphysics. मेटाफिजिक्स में क्या है, ये बोल रहे कि माइंड एंड सोल अलग अलग है, राइट. लेकिन जब ये साथ में आते ये एक दूसरे से बात कैसे कर रहे हैं फिर. ओके,
तो बहुत सारा कंट्रोवर्सीज आया है डेस्कार्टिस का, ये जो माइंड बॉडी रिलेशनशिप है ना इसके बारे में, वहां से बहुत सारा अलग अलग थियोरीज आया। ओकेशनलिज्म, यानी कि ओकेशनली माइंड एंड बॉडी एक दूसरे से बात कर सकते हैं। फिर पैरेललिज्म, यानी कि कभी भी माइंड एंड बॉडी एक साथ जा ही नहीं सकते। पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं कर सकते, साथ में जाते लेकिन क्रॉस नहीं होते, यानी कि कनेक्शन है फिर भी कनेक्शन नहीं है, वैसे उसको पैरेललिज्म बोलते हैं। फिर प्री एस्टैब्लिश्ड हार्मनी, यानी कि ऑलरेडी पहले से, बहुत पहले से ये कनेक्शन है माइंड एंड बॉडी का। बिहेवियरिज्म, बिहेवियरिज्म साइकोलॉजी में पढ़ते हैं, ये माइंड एंड बॉडी कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, बिहेवियर के थ्रू कनेक्टेड है, ये साइकोलॉजी में पढ़ा जाता है। तो जैसे मैंने बोला साइकोलॉजी भी एक बच्चा जैसे था फिलॉसफी के लिए, वहां से अभी फिर बच्चा बड़ा हो गया और मैरी करके चला गया, वैसे फिलॉसफी एंड साइकोलॉजी सेपरेट हो गया। ओके, फिलॉसफी इज कॉल्ड एज द मदर ऑफ ऑल साइंसेस, ऐसे डेफिनेशन सुना है ना, राइट? क्या? फिलॉसफी इज द मदर ऑफ ऑल साइंसेस, एक डेफिनेशन है फिलॉसफी का, यानी कि फिलॉसफी मम्मा है और पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, मतलब अलग अलग पार्ट हो गए ना इसके फिलोसॉफी से। हाँ, पहले ये सब साथ में था, रिलीजन, पॉलिटिक्स, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, मैथमेटिक्स, ये सब साथ में था, उसको सबको फिलॉसफी बोलते थे। उसके बाद बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादी हो गई और निकल गए। ओके, फिर अभी अभी नहीं बोलते, सोक्रेटिस के बाद वाले टाइम से फिर ये हुआ, ये जो सब्जेक्ट्स है वो सब अलग हो गया। ओके, उससे पहले ये सब साथ में ही थे। डेस्कार्टिस का ये जो माइंड बॉडी रिलेशनशिप है ना, यही हम लोग अभी पढ़ते हैं साइकोलॉजी में, कि माइंड एंड बॉडी कैसे कनेक्टेड है। सो वो हुआ रेने डेस्कार्टिस। नेक्स्ट है डेविड ह्यूम। So, in modern philosophy, the views of British empirist David Hume are very peculiar. Empirist क्या रहते हैं? कौन रहते हैं? Empirist वो लोग हैं जो सिर्फ सेंस एक्सपीरियंस में बिलीव करते हैं, एंड वो जो इनेट आइडियाज में बिलीव नहीं करते, इनेट नॉलेज में बिलीव नहीं करते, यानी कि बचपन से हम लोग का लाइक हम लोग बॉर्न होते हैं, हम लोग के अंदर जो नॉलेज रहता है उसमें बिलीव नहीं करते, वो होते हैं एम्पिरिस्ट। ओके, सो डेविड ह्यूम एक एम्पिरिस्ट था। ह्यूम इज रिगार्डेड एज ए स्पेक्टिक। स्पेक्टिक एक ऐसा इंसान रहता है जो हर चीज को डाउट करता है। अगर मैंने बोला ये पेन है, वो पूछेगा मेरे को, वो डाउट करेगा ये पेन है कि नहीं। ओके, अगर मैंने बोला ये सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, वो भी वो डाउट करेगा। उसको बोलते हैं स्पेक्टिक, यानी कि हर चीज को डाउट करके, मेथड ऑफ डाउट यूज करते हैं। ओके, डेविड ह्यूम का मेथड ऑफ डाउट बहुत फेमस है ना, हर चीज को पूछते वाई 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 करते रहते हैं, हर चीज को डाउट करते हैं। अगर मैंने बोला ये पेपर है, वो मेरे को बोलेगा, वो डाउट करेगा ये पेपर है कि नहीं। ओके, वो है डेविड ह्यूम, उसको बोलते हैं स्पेक्टिक। वो दूसरे चैप्टर में भी था। हाँ, सेकंड चैप्टर हमें भी था, राइट। He raised basic doubts about some of the most important concepts of his time. One of those important concepts is substance. Substance क्या है उसका, उसमें उसका डाउट था। Okay? According to the empirist, only that which is experienced by our sensory organs is real. They assert that anything that is real cannot be beyond our sense experience. एम्पिरिस्ट करता है, मैंने बोली ना, लोग सेंस एक्सपीरियंस में बिलीव करते हैं। तो अगर एक ऐसे कोई भी चीजें एग्जिस्ट नहीं करते जो हम लोग को, शायद हर चीज जो वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं ना, इधर हम लोग उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं या फिर टेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो सेंस एक्सपीरियंस उसको बोलते हैं सेंस एक्सपीरियंस। जो 5 सेंसेस है ना, वो यूज करके हम लोग जो यूज कर सकते हैं वो ही रियल है। सोल, गॉड, ये सब ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो कभी भी हम लोग सेंस एक्सपीरियंस से नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, हम लोग सोल को टच नहीं कर सकते हैं।
तो उसको सुन नहीं सकते हैं, सोल को टेस्ट नहीं कर सकते, सोल को स्मेल नहीं कर सकते, सोल को देख नहीं सकते। ओके, सो एम्परिस्ट वो लोग हैं जो सोल में बिलीव नहीं करेंगे, क्योंकि वो देख नहीं सकते ना, जो चीजें उसको जो दिखता है वही दिखता है। सुना है ना, सुना है ना? हाँ हाँ हाँ, तो वो एम्परिस्ट लोग हैं, यानी कि जो उन लोगों को नहीं दिखाई देते, सुनाई देते, फील नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते, उसमें बिलीव नहीं करते। ओके, तो डेविड ह्यूम भी उसमें से एक था। ओके, Hume propounds that we do not experience anything which is denoted by the term substance and which is supposed to be the substrate of all qualities. Hence, there is no need to accept the existence of substance. एक सब्सटेंस का क्वालिटी अगर हम लोग फील नहीं कर सकते, जैसे कि पेपर, ओके, पेपर थिन है, उसका एजेस शार्प है, ये हम लोग फील कर सकते हैं, और इसका कलर वाइट है, ये हम लोग देख सकते हैं, तो पेपर एग्जिस्ट करते हैं। ओके, अगर एक ऐसा चीज है जिसके अंदर क्वालिटीज हम लोग एक्सपीरियंस जिसका क्वालिटीज हम लोग एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं, वो चीजें एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो डेविड ह्यूम के हिसाब से अगर एक सब्सटेंस है जिसके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, तो वो सब्सटेंस ही एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ओके, यानी अगर सोल है, उसके अंदर एक क्वालिटी नहीं है जो हम लोग एक्सपीरियंस कर सके, तो सोल एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, what we experience is only various characteristics of physical objects, their magnitudes and interaction. We cannot experience anything which is beyond this, such as material substance. If we try to explore our inner world and try to understand what is known as I or self, we merely stumble upon several thoughts, feelings, sensations, ideas, etc. Our consciousness is nothing but a constant flow of these experiences. So, ह्यूम के हिसाब से हम लोग ऐसे कोई भी चीजें हम लोग खुद को जो हम लोग अगर हु एम आई पूछे, अगर मैं हु एम आई खुद को पूछ भी रही हूँ, तो फिर भी मैं सिर्फ कोई आंसर नहीं मिलने वाला मेरे को, मैं सिर्फ मेरे फीलिंग्स के थ्रू बता सकते कि मैं कौन हूँ। आई एम अ गुड पर्सन, आई एम अ बैड पर्सन, ओके, या फिर आई एम अ हैप्पी पर्सन और आई एम अ सैड पर्सन, आई एम एन एंग्री पर्सन और आई एम अ पेशेंट पर्सन। ओके, यानी ये सब सिर्फ फीलिंग्स और सेंसेशन से हम लोग बता सकते कि मैं कौन हूँ, लेकिन एक हु एम आई जो एक्चुअल आंसर है वो हम लोग कभी भी पहुंच नहीं सकते आंसर तक। ओके, सिर्फ हम लोग ये फीलिंग्स में हम लोग डिपेंडेंट रहते हैं। खुद को अभी मैं पूछूं बैठ के हु एम आई, मैं बोलूंगी हाँ आई एम अ गुड पर्सन, बट समटाइम्स आई एम अ बैड पर्सन, समटाइम्स आई एम एंग्री। तो ऐसे एक करेक्ट एक डेफिनेट आंसर नहीं है हु एम आई के लिए। ओके, वो बोलते हैं ह्यूम। In this constantly changing flow, we never experience any kind of permanent, eternal, conscious substance which is known as soul. Soul सब लोग बोलते हैं ना सोल परमानेंट है, ह्यूम बोलते हैं कि वो नहीं है, क्योंकि हम लोग का ये सिर्फ एक फीलिंग है कि हम अच्छे है बुरे हैं, हम लोग गुस्सा आ रहे हैं, ये सब सिर्फ फीलिंग्स है। हम लोग अगर ये फीलिंग्स भी चेंज होते रहते हैं, मूड के हिसाब से रहते हैं, तो फिर हम लोग कैसे बोल सकते हैं एक परमानेंट सोल एग्जिस्ट करते हैं? ये है ह्यूम का व्यू। Our memory as it forms a change of connecting all these different elements, and that is how we experience of the continuity of the I. However, we have seen that continuity does not mean permanence. हम लोग क्या है, हम लोग एक अच्छा इंसान है, ये भी हम लोग को बहुत टाइम बाद पता चलता है, या फिर हम लोग एक बुरा इंसान है, बहुत टाइम बाद पता चलता है। जैसे एक जन्म लिया एक बच्चे को पूछे तो अच्छा है कि बुरा है, वो क्या बोलेगा? उसको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता अच्छा और बुरा का। ओके, तो ये चीजें हम लोग डेवलप करते हैं, टाइम के बाद ही पता चलते हैं, और वो टाइम के बीच में कितना सारा चेंजेस होते हैं, तो फिर हम लोग कैसे बता सकते कि मैं कौन हूँ? ओके, फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी वॉच अ मूवी, what we experience is just a collection of constantly changing images and sounds. It is not a single picture, but it is a series of
presents, but this is a series that presents several pictures together. It is a motion picture. Likewise, Hume argues that a self is just a bundle of thoughts, ideas, feelings, passions and motivations. मूवी फिल्म्स रहते हैं ना, मूवी का जो फिल्म, जो नेगेटिव्स बोलते हैं उसको, पता है, सुना है? क्या? जो कैमरा में मूवी शूट करते हैं, हाँ उसका नेगेटिव्स रहता है, पता है? फिल्म, फिल्म बोलते हैं उसको, हाँ उसका नेगेटिव्स वो कलरफुल नहीं रहते हैं, थोड़ा ब्लैक एंड व्हाइट टाइप रहते हैं. ओके, लेंस टाइप ना. हाँ हाँ हाँ. तो जो मूवी है हम लोग देखते हैं, वो सिर्फ एक कलेक्शन है. ये अलग अलग जो नेगेटिव्स है उसको जोड़ के हम लोग ने कनेक्शन बनाया है, इससे हम लोग को मूवी दिखते हैं अलग अलग पोजीशन में. अलग अलग पार्ट अलग अलग जगह में शूट होते हैं ना कभी कभी मूवीज में, राइट? हाँ अगर एक पार्ट लंदन में शूट हुआ, दूसरा इंडिया में शूट हुआ, ओके, तो कंटिन्यूस नहीं है, दोनों को जोड़ के एक मूवी बनाया है जो हम लोग को लगता है कि कंटिन्यूस है, लेकिन कंटिन्यूस नहीं है. ठीक है, एक मूवी बनाने, एक सीन उसने 16 जनवरी को लिया, एक 25 लास्ट सीन 25 दिसंबर को लिया होगा, लेकिन ऐसे भी हो सकता है कि उसने जो 25 दिसंबर को लिया था वो पहले डाल दिया और 16 जनवरी का लास्ट में. ओके, तो जो मूवीज है अलग अलग पार्ट्स को जोड़ जोड़ के मूवीज बनाया है हम लोग का, और एक फ्लो में बताते हैं, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं वो एक मूवी है. हम लोग एक मूवी देखते हैं तो एक ही टाइटल रहते हैं ना मूवी का, ऐसे नहीं बोलते कि जो लंदन में जो पार्ट शूट हुआ था मूवी का हम लोग उसको दबंग बुलाएंगे, फिर जो बाकी एरिया में, वो दबंग मूवी में बाकी एरिया जो शूट हुआ है उसमें हम लोग ये कौन सा हीरो स्त्री बुलाएंगे उसको, ऐसे नहीं होते ना. तो इसीलिए जैसे कि मूवीज अलग अलग, मूवीज का अलग अलग सीन्स जोड़ के एक मूवी बनते हैं, वैसे ही अपना लाइफ है, वैसे ही अपना हाँ लाइफ है, अलग अलग सीन्स को जोड़ जोड़ के एक मूवी बनाई, इसलिए हम लोग को लगता है कि ये एक ही लाइफ है, जो क्योंकि वो बहुत स्मूथ फ्लो है उसका, इसीलिए हम लोग को लगता है कि एक ही लाइफ है, लेकिन एक्चुअली वो पार्ट्स में डिवाइडेड है. ओके, scientific research and artificial intelligence, neuroscience and other branches of sciences have helped understand the concept of self. जो साइंटिफिक रिसर्च है उससे बहुत मदद मिली है कि हु एम आई का क्वेश्चन आंसर करने के लिए साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से. ओके, फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से. सो अभी नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे द साइंटिफिक पर्सपेक्टिव. ओके, साइंटिस्ट philosophers and thinkers try to contemplate about the concepts of self and awareness and association with self. Scientists took this research ahead with the help of scientific methodology. Scientific methodology is nothing but a verifiable study of objective reality. Science क्या है? जो भी objective, जो भी worldly चीजें हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं. ओके, जो वर्ल्डली चीजें यानी कि वो सोल के ऊपर रिसर्च नहीं करते, वो सेल्फ के, ह्यूमन बींग्स के ऊपर रिसर्च करेंगे, राइट? क्योंकि ह्यूमन बींग्स एग्जिस्ट करते हैं वर्ल्ड में, उसमें प्रूफ है कि ह्यूमन बींग एग्जिस्ट करते हैं, वो ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड हुआ, राइट? सो द टू ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, नेमली एवोल्यूशनरी बायोलॉजी एंड न्यूरोसाइंस, ट्राई टू एक्सप्लोर आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेल्फ. ये जो दो ब्रांच है वो सेल्फ के बारे में स्टडी करते हैं साइंस में. Evolutionary biology, neuroscience. As we compare human beings with other animals, we find out that other animals too must be aware of their existence. But humans are different in a way that humans also have awareness of awareness. समझ रहे हो? ओके, अभी दोबारा हम लोग जाते हैं एनिमल और ह्यूमन बीइंग का अवेयरनेस का फर्क क्या है. एनिमल्स को पता है कि वो एनिमल एग्जिस्ट करते हैं. ओके, ह्यूमन बींग्स को पता है कि ह्यूमन एग्जिस्ट करते हैं. ओके, एनिमल्स को पता है ना वो एग्जिस्ट करते हैं. एक वुल्फ को पता है कि दूसरा वुल्फ एग्जिस्ट करते हैं, है ना?
अपने जैसे और भी वुल्फ्स हाँ। हैं वो एग्जिस्ट करते, उसको पता है। एक एलिफेंट को पता रहता है अपने जैसे और भी एलिफेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, एलिफेंट का बेबी एलिफेंट भी होते हैं। ओके, तो उसको खुद के बारे में अवेयर है, उसको पता है मैं एक टाइप का स्पीशी हूँ, वो मैं मेरे टाइप के और भी स्पीशीज हैं, लायन मेरे से अलग है, जो डियर है वो मेरे से अलग है। ओके, ये सब अवेयरनेस एनिमल्स में भी है और ह्यूमंस में भी है। ह्यूमंस को भी पता है मेरे 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 कान है, 1 नाक है और 1 मुंह है। 1 मुंह बहुत ज्यादा है, वो भी आधा करना चाहिए था, लेकिन हाँ 1 है हम लोग के पास। ओके, तो ये सबको ह्यूमन बींग्स को भी पता है कि मेरे जैसे दिखने वाले और भी लोग हैं। एनिमल्स को भी पता है उसके बारे में, दोनों अवेयर है, दोनों को पता है खुद के एग्जिस्टेंस के बारे में। ओके, ये दोनों सेम हुआ, क्या फर्क है? दोबारा पूछती, क्या फर्क है? सो एनिमल्स, एलिफेंट है, एलिफेंट को पता है कि वो एलिफेंट है, उसको पता है उसको क्या करना चाहिए, लाइक ओके वो सब पता है उसको। उसको ये भी पता है अलग अलग एनिमल्स हैं जो उसकी जैसे नहीं दिखते हैं। ओके, ये उसको पता है, ये एलिफेंट का हुआ। ह्यूमन बींग्स को पता है कि वो ह्यूमन बींग्स एग्जिस्ट करते हैं, एनिमल्स को पता है कि ह्यूमन बींग्स एग्जिस्ट करते हैं, राइट? और ह्यूमन बींग्स को पता है कि एनिमल्स एग्जिस्ट करते हैं। दोनों को एक दूसरे के बारे में भी पता है, खुद के बारे में भी पता है। ओके, लेकिन एनिमल अपने बारे में जानते हैं, ह्यूमन बीइंग के बारे में जानते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि वो जानते हैं। समझ रहे हो? मतलब ऐसा कैसे हम लोग जानते भी और नहीं जानते? ओके, दोबारा बोलते हैं, ध्यान से सुनो, ठीक है? एनिमल्स ह्यूमन बीइंग्स का एग्जिस्टेंस के बारे में जानते हैं और खुद के बारे में जानते हैं। ओके, लेकिन वो ये नहीं जानते कि वो जानते हैं। मतलब सोच नहीं सकते। सोच नहीं सकते, वो हम लोग ने ये बोल दिया, लेकिन वो ये नहीं पता कि उसको वो सोच नहीं सकते। ठीक है, उसको बोलते अवेयरनेस नहीं है। उसको ये पता है कि मैं हूं, मेरे जैसे और भी लोग हैं। ओके, मैं हूं, मेरे जैसे और लोग हैं और मेरे से अलग लोग भी हैं। ओके, लेकिन वो जानता है, वो नहीं जानता। कैसे एक्सप्लेन करूं मैं? Animals know that they exist. They have awareness about their existence, but they don't know that they are aware about that awareness. Okay, they don't know about they are aware that they exist, but they don't know that they are aware. They don't know the concept of awareness. Animals जानते नहीं, वो concept के बारे में नहीं जानते। अब मैं अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ तो मैं जानती हूँ, मैं अगर मैं सुबह उठ रही हूँ, ओके, नींद से उठ रही हूँ, तो ये मेरे को पता है, ओके मैं नींद से उठी हूँ। ओके, ये मैं अवेयर हूँ कि मैं नींद से उठी हूँ और मेरे को पता है, इसको मैं अवेयरनेस बुलाती हूँ। एक कॉन्सेप्ट है मेरे मन में, एक आइडिया है, एक वर्ड है मेरे मन में कि चीजों के बारे में मेरे को पता रहना, यानी कि मैं उसके बारे में अवेयर हूँ। ये वर्ड के बारे में, इसका मीनिंग, ये सब मेरे को पता है। लेकिन एनिमल्स को ये सिर्फ वो महसूस होते हैं, लेकिन उसके बारे में इन डेप्थ नॉलेज नहीं है एनिमल्स को। ओके, लेकिन ह्यूमन बींग्स को क्या, उसके बारे में डेप्थ में नॉलेज है। अगर मेरे पास कुछ नॉलेज है तो मेरे को पता है कि वो नॉलेज है। ठीक है, एनिमल्स को वैसे नहीं है, उसका तो ये मेरा, मैं जन्म ही इसीलिए लिया हूँ क्योंकि मैं ये करना है मेरे को। ओके, उसको अगर वो एक एबिलिटी नहीं है खुद के, वो जो एक्शंस कर रहा है, वो एक पोटेंशियल है उसके अंदर, वो सोचने की एबिलिटी नहीं है उसके अंदर एनिमल्स में। लेकिन ह्यूमन बींग्स अगर कुछ कर रहे हैं, उसको पता है कि हाँ मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इसका नॉलेज है। ये कॉन्सेप्ट के बारे में ह्यूमन बींग्स अवेयर है, लेकिन एनिमल्स नहीं है। ओके, ये डिफरेंस है। Our species has been named as Homo sapien sapien.
ऑन द बेसिस ऑफ द सेम क्राइटेरिया। होमो यानी कि सेम, होमो का मतलब सेम होता है, सेपियन का मतलब वाइस मैन होते हैं या फिर मॉडर्न ह्यूमन बीइंग। ओके, सो होमो सेपियन सेपियन है, सिर्फ होमो सेपियन नहीं, होमो सेपियन सेपियन है हम लोग, डबल बार है, ठीक है। हम लोग का टर्म है होमो सेपियन सेपियन, ह्यूमन बीइंग्स को बोला जाता है। हम लोग ये टाइप में आते हैं, यानी कि हम लोग वाइस हैं, मॉडर्न मैन है, खुद के लिए सोच सकते हैं हम लोग। लेकिन जो केव मैन हुआ करते थे वो होमो सेपियंस थे। जो स्टोनेज मैन है ना, वो होमो सेपियन है, वो डेवलप नहीं, उसका माइंड सोचता नहीं था कुछ, वो एनिमल जैसे ही था, मंकी जैसे दिखते तो बोलते ना, उसका बिहेवियर भी एनिमल जैसे था, उसको भूख लगा खा लेते हैं, इंसान जानवर उसमें मिर्ची डालने मसाला डालने वो सब कुछ नहीं रुकता था, मतलब बाकी नॉलेज नहीं रहता। नहीं नॉलेज नहीं रहता, वो केव मैन हुआ था, वो होमो सेपियन था। हम लोग मॉडर्न लोगों को होमो सेपियन सेपियन बोलते हैं। हम लोग क्या रहते हैं, फूड कुक करके खाते हैं ना। हाँ। पहले के स्टोनेज मैन वैसे नहीं था, इसने जानवर को मार दिया, उसको खा लिया, उसका स्किन कुछ निकालने नहीं रुकते। हम लोग क्या लेते हैं, मच्छी भी मिलते हैं हम लोग साफ करते हैं, चिकन मिलता है साफ करते हैं, राइट। उनके टाइम में वो जो स्टोनेज मैन था, वो उसका वो होमो सेपियन था, यानी कि इंसान जैसे था लेकिन इंसान की सोचने की एबिलिटी नहीं था। हम लोग होमो सेपियन सेपियन डबल बार है, यानी कि हम लोग सोच सकते हैं अपने लिए, वाइस मैन है हम लोग। ओके, नॉलेज है हम लोग को। न्यूरोसाइंस इज trying to pursue the question what exactly is awareness or consciousness। जो न्यूरोसाइंस है वो इसके बारे में रिसर्च करते कि अवेयरनेस या फिर कॉन्शियसनेस क्या है। कैन वी कॉल द कलेक्शन ऑफ फीलिंग सेंसेशन एंड थॉट्स एज अवेयरनेस। ये हम लोग का फीलिंग्स इंस्टिंक्ट जो इमोशंस है या फिर हम लोग जो सोच है अपनी, वो सबको हम लोग अवेयरनेस बुला सकते कि नहीं, वो क्वेश्चन है इधर। Since it is the self that experiences feeling, sensation and thought, it is important to discuss awareness while discussing self। ये खुद ही हम लोग सेल्फ ही एक्सपीरियंस करते हैं ना, ये इमोशंस, गुस्सा आया, रोना आया, खुशी, ये सब सेल्फ ही एक्सपीरियंस करते हैं या हम ही एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये अवेयरनेस के बारे में भी हम ही एक्सपीरियंस करते हैं, इसीलिए इसके बारे में भी सीखना जरूरी है। Evolutionary history of human tells us that certain important points about self. Evolutionary perspective tells us that humans are social beings. Living in groups helps them to deal with the brutal forces of nature। जो न्यूरोसाइंस था वो अपने अवेयरनेस के बारे में डील करते हैं, और ये जो एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, एवोल्यूशनरी थियोरीज हैं, ये इसका रिसर्च से ये पता चला कि जो ह्यूमन बीइंग है वो सोसाइटी में जीते हैं, अकेले अकेले नहीं जीते हैं। ओके, वो सोसाइटी में जीते हैं, लोगों के साथ जीते हैं। क्यों ऐसे जीते हैं? क्योंकि अगर ऐसे जीते तो उसको एक सिक्योरिटी या फिर सेफ्टी महसूस होती है उसको, इसीलिए वो साथ में जीते हैं। That's why human is called as a social animal। एनिमल सोसाइटी में नहीं जीते, वो पैक्ट में जीते हैं, अपने जैसे लोगों के साथ जीते ना। लेकिन ह्यूमन बींग्स वैसे नहीं है, चाहे हम लोग भी डिफरेंशिएट किया गया है, अमेरिकन, इंडियंस, लेकिन हम भी उन लोग के साथ जाके भी जी सकते हैं, हम लोग फिर भी ह्यूमन बींग्स की कैटेगरी में ही आते हैं ना। तो हम लोग एक सोशल एनिमल है। ओके, ह्यूमन बींग्स आर अ सोशल एनिमल, हम लोग सोसाइटी में जीते हैं। क्यों हम लोग सोसाइटी में जीते हैं? ताकि हम लोग को सेफ्टी महसूस हो। ओके, अगर कुछ फ्लड आए या फिर अर्थक्वेक आए तो लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, राइट। अगर कोई जानवर अटैक करने आए तो गांव में सब वो लोग रहते थे ना, वॉच में, ग्रुप्स में चलते थे लोग रात को, वो बर्तन बजाते हुए, ताकि कोई एनिमल्स है तो उसको पता चले और वो भाग जाए, ऐसे कुछ, राइट। तो ह्यूमन बीइंग सोशल एनिमल है, वो साथ में रहते हैं ताकि उसको कोई हार्म ना करे, उसका सेफ्टी के लिए वो साथ में रहते हैं। However, our sociality is not comparable with the sociality of ultra social organisms like ants।
लेकिन हम लोग जब भी हम लोग का सोशियलिटी यानी कि यूनिटी, ह्यूमन बींग्स का यूनिटी और एनिमल्स का या फिर जो एंट है मुंगी, वो भी हमेशा साथ में रहते हैं ना, एक एक करके मुंगी देखा है कभी भी? हमेशा वो एक लाइन में एक दूसरे के साथ जाते हैं, राइट? एक ग्रुप में रहते हैं एंट्स, मुंगी। ओके, सो हाँ, वो हम लोग उनके जितना नहीं है। हम लोग घर पे अकेले रहते वैसे सब चीजें हैं हम लोग को। हम लोग अल्ट्रा ये नहीं है, अल्ट्रा क्या बोले, अल्ट्रा सोशल नहीं है। वो लोग अल्ट्रा सोशल है, एकदम एक्सट्रीम लेवल वाला। कभी भी अकेले जाते ही नहीं कहीं भी। लेकिन ह्यूमन बींग्स वैसे नहीं है, घर पे अकेले बैठ सकते हैं या फिर एक स्टूडियो में अकेले, राइट? एक ऑफिस में अकेले, कैबिन में अकेले, वैसे हम लोग अकेले भी चलेगा। हम लोग अल्ट्रा सोशल नहीं है, लेकिन हम लोग सोशल है। ठीक है, एंट के जितना अल्ट्रा सोशल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट हैव सीन एन एंट हिल. A single ant looks like a separate animal. However, it is part of a super colony. Every ant has a given function. Only the queen is capable of laying eggs. It is because of this behavior ants are called as eusocial animals. ये मुंगी का क्या है, एंट का क्या है पता है? ये लोग ग्रुप्स में रहते हैं, एक एंट बनाते हैं और सब एंट्स वहां रहते हैं। वहां एक फीमेल हेड रहते हैं, यानी कि उनका एक क्वीन रहते हैं, फीमेल एंट रहते हैं। वो एग्स ले करते हैं और हर एंट को अपना अपना एक फंक्शन रहते हैं। सब एंट का ड्यूटी एक चीज नहीं है। कोई कोई एंट का ड्यूटी है कि जो सॉइल है ना, उसको, हम लोग का एक हिंदी में चैप्टर था, खेत को बुशी बुशी करना ऐसे कुछ वर्ड था। ओके, जो सॉइल है उसको सॉफ्ट करते हैं एंट। एक एंट का जॉब वो होगा, दूसरा एंट का होगा कि खाना लेके आए, वो भी पर्टिकुलर टाइप का खाना। ओके, तो एक एंट को देखते हैं तो हम बोल सकते हैं एक एंट एक एनिमल है, लेकिन वो कभी भी अकेला नहीं है, उसका अलग अलग, हमेशा वो ग्रुप में रहते हैं। वो अल्ट्रा सोशल है। चाहे हम लोग को वो एक एंट दिख भी जाए ना, लेकिन उसका वो अपने बंदे वेट कर रहे हैं उसके लिए। ठीक है, और कभी भी अकेला नहीं है वो। और उनका जो क्वीन है, जो रानी है, वो एग्स ले करते हैं, सिर्फ वो ही एग्स ले कर सकते हैं। एंड इट इज बिकॉज ऑफ दिस बिहेवियर एंड्स आर कॉल्ड एज ईओसोशियल एनिमल्स। ईओसोशियल यानी कि कोऑपरेटिव ग्रुप में। ईओसोशियल का मीनिंग बताती हूँ। एक ग्रुप में रहते हैं, ओके, उसमें से एक फीमेल हेड रहते हैं एंड जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, और कोई कोई मेल्स भी है, मेल ग्रुप भी है जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, और जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते वो बच्चे लोग का ख्याल रखेगा, जो बेबी हैंड से उसका ख्याल रखेगा। ये बोलते, उसको बोलते हैं ईओसोशियल, यानी कि खुद का एक कॉलोनी बना दिया है लोग ने, हर जन को अपना अपना ड्यूटी दे दिया है। ओके, फैमिली जैसे जीते, लेकिन ह्यूमन फैमिली से अलग है। एंटहिल इज कॉल्ड एज सुपर ऑर्गेनिज्म। जो एंटहिल है ना, उसको एक सुपर ऑर्गेनिज्म बोला जाता है, एंट्स को। क्योंकि जब भी देखो ना, एंट्स एक पूरा यूनिटी बोलते हैं, तभी हम लोग एंट को रिफर करते हैं कभी भी, क्योंकि उनका यूनिटी एकदम मस्त रहते हैं। कभी भी एक भी एंट को अकेला नहीं छोड़ते, साथ में ग्रुप में चलते रहते हैं। ह्यूमन्स आर ग्रेगेरियस बट they are not eusocial or a super organism. हम लोग सोसाइटी में जीते हैं, ग्रुप्स में जीते हैं, लेकिन एंट के जितना नहीं। ओके, एंट के जितना उतना स्ट्रांग नहीं है कि कभी भी लोगों का कमांड सुनते जाए, खुद के लिए सोचना रहे, ऐसे कुछ नहीं। ऐसे हमेशा ब्लाइंडली किसी को फॉलो नहीं करते हम लोग, सोच समझ के करते हैं हर चीज। तो हम लोग सोसाइटी में जीते, फिर भी हम लोगों को खुद का एक पहचान रहती है, एक आइडेंटिटी रहती है। और ये जो सुपर ऑर्गेनिज्म यानी कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसको हमेशा एक कंपनी चाहिए रहते हैं, या फिर एक दोस्त चाहिए रहते हैं। ह्यूमन बींग्स को ऐसे नहीं हो, खुद के अलग अकेले भी पूरा लाइफ जी सकते हैं, तो वो सुपर ऑर्गेनिजम्स नहीं है ह्यूमन बींग्स। We do not believe that every human has
We do believe that every human has his own aspirations and also the potential to fulfill those desires in the given framework of time, space and conductive and non-conductive environment. तो ये जो एंट का रहता है, वो जो क्वीन हेड रहते हैं उसका, वो सिर्फ एग्स ले कर सकते हैं, लेकिन ह्यूमन बींग्स में ऐसे नहीं है, सब ह्यूमन बींग्स रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट। सो लेकिन एंट में क्या है, उसका जो क्वीन है सिर्फ वो ही एग्स ले कर सकते हैं, और जो बाकी है वो बच्चों को देखना पड़ेगा, क्वीन नहीं संभालने वाली अपने बच्चों को, वो बाकी लोग देखना पड़ेगा। लेकिन ह्यूमन बींग्स में ऐसे नहीं है, ह्यूमन बींग्स जानते हैं कि उसका एक खुद का एक ड्रीम्स है, उसका खुद का गोल्स एंड एम्बिशंस है, खुद का एक पोटेंशियल है एक काम करने का, ओके। वो रहते हैं ह्यूमन बींग्स का डिजायर। Each individual has a right to reproduce. It is important to know the association between individual and society while trying to understand the concept of self in human being. In this mechanic era, because of the complexity of technology, humans have to come together artificially. This gives rise to unending conflict and compromise. जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से, साइंस और टेक्नोलॉजी के प्रोग्रेस की वजह से क्या बोलते हैं इसको, ह्यूमन बींग्स को, जैसे हम लोग अभी जूम मीटिंग है ना, तो आर्टिफिशियली साथ में आना पड़ता है, ओके। तो जो ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन है वो थोड़ा कम हो जाता है, कभी कभी कॉम्प्रोमाइज करना रहता है, जैसे कि सुनील अभी अटेंड नहीं कर रहे तो फिर मेरे को उसका नेटवर्क इश्यू है तो मेरे को कॉम्प्रोमाइज करना होगा कि हाँ मैं उसको सिखा नहीं सकती, उसको कॉम्प्रोमाइज करना होगा कि मैं हाँ पढ़ नहीं सकता, ओके। तो जब ये आर्टिफिशियली साथ में आते तभी कॉम्प्रोमाइज होते हैं, और मैं जो बोल रही हूँ आपको पसंद नहीं आया, आप जो बोल रहे हैं मेरे को पसंद नहीं आया, तो हम लोग वर्ड टू वर्ड होते तो हम लोग देख के हम लोग एक दूसरे से बात करके सॉल्व करते थे, राइट। लेकिन अभी अगर आपको मैं जो पसंद है, मैं जो बोल रही हूँ आपको पसंद नहीं, आप मीटिंग लीव कर सकते हो, इजी हुआ ना, फोन नहीं उठाना, फिर बात ही नहीं चली ना। तो आप ऐसे कर सकते हैं अभी, क्योंकि आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट है वो भी बढ़ रहा है, और जो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है हर चीज के लिए, ओके। ये आप बाद में पढ़ोगे लास्ट चैप्टर में। In the tradition of philosophy, we will find many such terms and concepts as mind, soul, spirit, etc. Today, science tells us that all these names ultimately denote only one organ, and that is brain. Brain is the basis of awareness. Brain undergoes many changes from childhood to adulthood. Different enzymes and hormones affects its functioning. Thanks to neuroscience, that we know that how all of this ultimately connected with the human behavior. Consciousness and intellectual, is the consciousness and intellectual one and the same thing, or are they different? This is very important question. वो बाद में discuss करेंगे. When we refer to awareness, we are basically talking about feelings, emotions, and thoughts. Intelligence can be different. Intelligence can be of different types. As intelligence is a pattern, reorganization, carrying out mathematical processes, intelligence in tool making, tool handling, etc. The most important aspect of this being intelligent is to be able to change. The most important aspect of being intelligent is to be able to change. Humans demonstrate other plants and animals by using this intelligence as a powerful tool. Today, as far as intelligence in data handling and data processing is concerned, computers prove to be far too faster and superior than humans. On this background, as we witness the decoupling of awareness and intelligence, there is a great fear that what will computers do with humans on the basis of sheer intelligence. Our ideas of self may undergo sea changes in the coming era. बेसिकली इतना ही ये बोल रहे कि साइंस की वजह से हम लोग को बहुत मदद मिला है, हम लोग को ये पता चला ये जो सेल, सोल, स्पिरिट, ये सब चीज ब्रेन ही है, ओके। साइंस की डेवलपमेंट से हम लोग को ये साइंटिफिकली प्रूव किया कि ब्रेन एग्जिस्ट करते हैं, और ब्रेन ही ये सब चीजें ये करते हैं, हैंडल करते हैं, ब्रेन ही बोलते हैं हम लोग कि ये सही है ये गलत है।
ब्रेन ही वो चीज है जो हम लोग को अच्छा है, बुरा है, या फिर मेमोरीज, वो सब के बारे में ब्रेन ही बताते हैं हम लोग को। ओके, तो साइंटिफिक डेवलपमेंट की वजह से ये हम लोग को पता चला कि हम लोग का बिहेवियर के हिसाब से रहते हैं, कि एक इंसान का वो मेंटली सही ना हो तो वो जो एक्शन करते हैं हम लोग वो बोल नहीं सकते कि वो गलत है, हम लोग ये बोलेंगे उनका दिमाग खराब है, राइट। तो ये ऐसे होते हैं कि हम लोग साइंस की डेवलपमेंट की वजह से ये पता चला कि उनका सोल या स्पिरिट ऐसे खराब नहीं है, उनका ब्रेन में मैल फंक्शन है। ओके, और ये जो इंटेलिजेंस है, हम लोग बोलते हैं मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, इंटेलिजेंस अलग अलग पार्ट्स में होते हैं। कोई कोई चीजें कोई कोई लोग पढ़ाई में इंटेलिजेंट होंगे, कोई स्पोर्ट्स में इंटेलिजेंट होगा, कोई म्यूजिक में इंटेलिजेंट होगा, कोई गेम्स में होगा, कोई टेक्नोलॉजी के लिए इंटेलिजेंट होगा। ओके, इंटेलिजेंस भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, अलग अलग लेवल्स के होते हैं। ओके, ये सब भी ब्रेन से ही आते हैं। और ये जो ह्यूमन बींग्स है वो अपना ये दिमाग यूज करके उसने मशीन्स बनाया, उसने प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में पढ़ा। ओके, और उसने मशीन्स को इतना एडवांस, खुद का दिमाग यूज करके ऐसे चीजें बनाया जो खुद के दिमाग से भी फास्ट हो। ओके, मशीन्स उतना फास्ट है, जो ह्यूमन बींग्स मेड सच एन मशीन दैट इज फास्टर देन ह्यूमन बींग्स। हम लोग से भी ऊपर वाले लेवल में है मशीन्स। एक ऐसा टाइम आ सकते हैं जो मशीन्स ह्यूमन बींग्स को रिप्लेस कर सके। ओके, इसके बारे में लास्ट चैप्टर में डिटेल में दिया है लोग ने, साइंस टेक्नोलॉजी एंड फिलोसफी में। मैं बस बता रही हूँ, लाइक हम जो आई कॉन्सेप्ट ये सब के बारे में पढ़ रहे हैं, साइंस के हिसाब से ये सिर्फ तेरा ब्रेन है, ये सिर्फ हमारा ब्रेन है। ओके, एंड हम यही ब्रेन यूज करके हम लोग चीजें बना रहे हैं जो हम लोग के फिजिकल कैपेसिटी के बाहर या फिर इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी के बाहर है, उसको मशीन या कंप्यूटर्स होते हैं। ओके, तो हम लोग आई एम क्रिएटिंग समथिंग दैट इज बेटर देन आई एम। ओके, तो एक ऐसा भी टाइम आ सकते हैं जहां हायरार्की में कंप्यूटर्स ऊपर हो, उसके नीचे ह्यूमंस हो, उसके नीचे एनिमल्स हो, और उसके नीचे प्लांट्स हो। या फिर एक मशीन के जमाने ऐसे भी आ सकते हैं जहां ह्यूमंस उससे भी नीचे हैं और एनिमल्स को लोग यूज करने लगे। ओके, लेकिन हम लोग एक प्लस पॉइंट ये है कि वो मशीन हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन ये भी माइनस पॉइंट भी है कि वो मशीन हमें भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, राइट। तो ये कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो अपने आने वाले जमाने हैं उसके लिए कॉन्फ्लिक्ट है, ये उनके लिए सोच है। ओके, so now I have completed chapter number 3, who am I, what am I. खत्म।